अध्याय 41 पहचान। सरसराहट। जैसे ही शून्य लोक में हलचल मची, अचानक 1 दर्जन मीटर से अधिक ऊंचा हरे रंग का एक प्राचीन वृक्ष प्रकट हुआ और सबके सामने खुद को प्रकट कर दिया। प्राचीन वृक्ष पत्तों से घना था, फिर भी उसकी शाखाएं विचित्र रूप से एक तरफ झुकी हुई थीं। इससे हरे रंग की रोशनी से जगमगाता हुआ एक शानदार वृक्ष घर बन गया। सरसराहट। जैसे ही सबकी निगाहें उस प्राचीन वृक्ष पर पड़ीं, अचानक उसकी शाखाएं ऊपर उठ गईं। एक सामान्य पेड़ के मुकुट के आकार में परिवर्तित होना। और जैसे ही विशाल वृक्ष की शाखाएं ऊपर उठीं, भीतर से 2 आकृतियां प्रकट हुईं। ये दोनों शख्सियतें येजुवान और लिन शिरपू के अलावा और कोई नहीं थीं। वाइस डीन लिन शिरपू को विशाल पेड़ के नीचे से निकलते देख जियांगजो विश्वविद्यालय के पुरुष प्रशिक्षक और जुमू विश्वविद्यालय की महिला प्रशिक्षक तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई है, लिन शिरपू ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, हम भी अभी अभी पहुंचे हैं, जुमू विश्वविद्यालय की महिला शिक्षिका ने तुरंत कहा। वह लगभग 40 वर्ष की लग रही थी, फिर भी लिन शिरपू के सामने वह बहुत सम्मानजनक व्यवहार कर रही थी। लिन शिरपू ने धीरे से सिर हिलाया, फिर आसपास के छात्रों पर नजर डाली और कहा, चूंकि सभी यहाँ मौजूद हैं, तो अब उन्हें अपने जानवरों को छोड़ने दें। इस बार मैं अंकल किंगमू से सभी के लिए अधिक सदाबहार ऊर्जा जारी करने का अनुरोध करूंगा ताकि सभी इसका अभ्यास कर सकें। एक तरफ खड़ा येजुवान ये सब सुनकर अचंभित रह गया। लिन शिरपू न केवल जियांगजो विश्वविद्यालय में प्रशिक्षक थे, बल्कि जियांगजो विश्वविद्यालय के उपडीन भी थे। और उसने जिस अंकल किंगमू का जिक्र किया था, वह कौन थे? क्या वह उसके पीछे स्थित सैकड़ों मीटर ऊंचा पेड़ था? ठीक है, ये सुनकर जुमू विश्वविद्यालय की महिला शिक्षिका प्रसन्न हो उठी और जल्दी से मुड़कर जुमू विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने पास बुलाने लगीं। इस बार जुमू विश्वविद्यालय से 1 दर्जन से अधिक छात्र आए थे और उन सभी ने लिन शिरपू की बातें सुनी थी, इसलिए वे सभी बहुत खुश थे। उन्होंने एक एक करके अपने लकड़ी के गुणों वाले जानवरों को छोड़ दिया। ये हुआन। हालांकि भीड़ में मौजूद ये हान लिन शिरपू के बगल में खड़ी ये जुबान को खाली निगाहों से घूर रही थी। उसकी अवचेतन बड़बड़ाहट थोड़ी तेज थी, इसलिए दूर से ये जुबान ने उसे सुन लिया। इस समय ये जुबान लिन शिरपू की पहचान जानकर आश्चर्यचकित रह गया। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने ऊपर देखा और तुरंत घनी भौहों और बड़ी आंखों वाले ये हान को भीड़ में एक सुनहरे जंगली वृक्ष के बगल में खड़े देखा। भाई ये हान को देखकर ये जुबान के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कई बार ये हान से संपर्क करने में असफल रहने के बाद जियांगजो विश्वविद्यालय आने पर उसकी मुलाकात उससे यहीं हो जाएगी। क्या आप यहाँ किसी सहपाठी को जानते हैं? उसके बगल में खड़ी लिन शिरपू ने ये जुबान के चेहरे के भाव देखे और उत्सुकता से पूछा। हाँ, वह मेरा चचेरा भाई है, ये जुबान ने आंखों में उत्साह लिए कहा। तो जाओ और मुझसे बात करो, मुझे भी कुछ काम है। बाद में शिक्षक यू की बात सुन लेना, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। लिन शिरपू ने ये हुआन को इशारा करते हुए सिर हिलाया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके पीछे स्थित वॉल स्काई डिवाइन वुड ने अचानक एक शाखा नीचे गिरा दी, जो एक काटने वाली मशीन की तरह उसके पीछे शून्य क्षेत्र को चीरती हुई आगे बढ़ी। इस बार से वास्तव में हरे रंग की रोशनी से जगमगाता एक पोर्टल बन गया। ये जुबान को निर्देश देने के बाद लिन शिरपू ने एक छोटा कदम पीछे लिया और अपने पीछे मौजूद जेड लाइट पोर्टल में समा गई और पल भर में गायब हो गई। स्पष्टतः ये वॉल स्काई डिवाइन वुड की एक और क्षमता थी। ये पहले की तरह निश्चित बिंदु पर टेलीपोर्टेशन नहीं था, बल्कि किसी प्रकार की मामूली विस्थापन तकनीक प्रतीत होती थी। वॉल स्काई डिवाइन वुड। ये जुबान ने मन ही मन बुदबुदाया और अपने सामने मौजूद प्राचीन वृक्ष के प्रति उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। वह चाहता था कि वह तुरंत रजत रैंक या यहाँ तक कि स्वर्ण रैंक तक साधना कर सके, लेकिन पल भर में ही उसने इस अवास्तविक विचार को त्याग दिया। लिन शिरपू द्वारा उल्लेखित शिक्षक यू और जुमू विश्वविद्यालय की महिला शिक्षिका को नमस्कार करने के बाद वह मुड़ा और ये हान की ओर चल पड़ा। इस समय वॉल स्काई डिवाइन वुड द्वारा प्रदर्शित क्षमता को देखकर क्षेत्र के सभी छात्र बहुत ईर्ष्या कर रहे थे। अंतरिक्ष विशेषता वाले जीव वास्तव में बहुत दुर्लभ थे। इसके अलावा कुछ लोग ये जुबान के प्रति जिज्ञासा भरी भावनाएं भी दिखा रहे थे, जिसे लिन शिरपू व्यक्तिगत रूप से लेकर आई थी। उन्हें ये जुबान की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं पता था, जो देखने में बहुत बुरा नहीं लग रहा था। ये जुबान, क्या तुम सचमुच जियांगजो विश्वविद्यालय के विशेष भर्ती अधिकारी बन गए हो? इस समय ये हान ने ये जुबान को अपनी ओर आते देख अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाया और भीड़ से बाहर निकलकर ये जुबान के आगे दौड़ पड़ा। हाँ, मुझ में पशुओं को वश में करने की क्षमता थी। 1 सप्ताह पहले मुझे यह एहसास हुआ। मेरी योग्यता अच्छी होने के कारण मैंने सीधे जियांगजो विश्वविद्यालय को फोन किया, ये जुबान ने समझाया। साथ ही उन्होंने इस दौरान अपने कुछ अनुभवों के बारे में भी बात की। ये हान के साथ उनके संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे थे। अब एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। क्या आपकी योग्यता वाकई इतनी प्रबल है? लिन शिरपू ने पूछा। हाँ, मुझ में पशुओं को वश में करने की क्षमता थी।
कि आपके स्कूल के वाइस डीन लिन अपना समय बर्बाद करने और व्यक्तिगत रूप से आपको 2 महीने तक प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाएं। ये जुबान की बातें सुनने के बाद भी ये हान के दिल में मौजूद आश्चर्य जरा भी कम नहीं हुआ। सच कहूं तो मुझे अभी अभी पता चला है कि शिक्षक लिन वास्तव में जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के उपडीन हैं। ये सुनकर ये जुबान ने तुरंत एक कड़वी मुस्कान दिखाई। अभी पता चला। ये हान स्तब्ध रह गया, फिर अचानक फुसफुसाया, तो क्या आप वाइस डीन लिन की असली पहचान जानते हैं? असली पहचान? क्या शिक्षक लिन की कोई और पहचान भी है? ये जुबान ने उत्सुकता से पूछा। ये तो लगभग सर्वविदित है, ठीक है। ये हान ने ये जुबान को असहाय भाव से देखा, मानो किसी मूर्ख को देख रही हो। मैं आपको बता दूं, उपडीन लिन के पिता जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के प्रथम पीढ़ी के डीन हैं। उनके बड़े भाई जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय पीढ़ी के डीन हैं, और वर्तमान डीन, जो कि तृतीय पीढ़ी के डीन हैं, वे उनके भतीजे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हान की बातें सुनकर ये जुबान पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उन्हें वास्तव में जियांगजोऊ विश्वविद्यालय की कुछ हद तक समझ थी। उन्हें पता था कि जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के संस्थापक, जो पहली पीढ़ी के डीन भी थे, का नाम लिन जियांगुओ था। वह एक राजा स्तर का बीस्ट मास्टर था जिसने कई 100 साल पहले प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने पूरे शिया साम्राज्य के लिए उत्कृष्ट सैन्य सेवा प्रदान की थी। उसकी ताकत बेहद अधिक थी, लेकिन 20 साल पहले वह एक विशाल राक्षसी लहर में मारा गया। दूसरी पीढ़ी के डीन लिन जियानगुओ के पुत्र लिन युवानशान थे, जिनका जीवन भी पौराणिक उपलब्धियों से भरा था और उन्होंने युद्ध में भी अनेक उपलब्धियां हासिल की थीं। हालांकि 1 दर्जन साल पहले वह गलती से एक रहस्यमय गुप्त लोक में गिर गया था, और उस दुर्घटना में केवल लिन युवानशान ही नहीं, बल्कि और भी लोग गिरकर मर गए थे। जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और छात्र भी उपस्थित थे, और उस दुर्घटना के बाद ही जियांगजोऊ विश्वविद्यालय का पतन शुरू हो गया। इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के तीसरी पीढ़ी के डीन का नाम लिन शॉचेंग था। वह लिन युवानशान के वंशजों में से एकमात्र बचा हुआ व्यक्ति था। वह भी असाधारण थे, लेकिन 1 दर्जन साल पहले हुई उस दुर्घटना में जियांगजोऊ विश्वविद्यालय की नींव बहुत अधिक कमजोर हो जाने के कारण वह अब तक जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के पतन को रोकने में सक्षम नहीं हो पाए थे। लेकिन ये जुबान को वास्तव में यह नहीं पता था कि जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के संस्थापक लिन जियांगुओ की वास्तव में एक बेटी थी, और उनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि लिन शिरपू थी, जो उन्हें 1 सप्ताह से अधिक समय से प्रशिक्षण दे रही थी। सीनियर नोंग भरोसेमंद नहीं हैं, ये जुबान ने मन ही मन बुदबुदाया। कई दिन बीत गए थे और नोंग लेजिया ने इस मामले का जिक्र उससे बिल्कुल नहीं किया था। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस रुपए की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब करें। अध्याय 42, प्रवेश। क्या ये लड़का ये हान का चचेरा भाई है? इसी बीच जब ये जुबान और ये हान मिले तो पास ही में मौजूद लियू होंगटोंग ने भौहें चढ़ा लीं। ये हुआन लिन शिरपू के साथ आई थी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि लिन शिरपू ये जुबान को बहुत महत्व देती थी। इससे उसने तुरंत अपने पूर्व इरादों को त्याग दिया। अगर वह चाहता तो ये हान से बदला ले सकता था, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर ये जुबान पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर वह ये जुबान को निशाना बनाना भी चाहे तो वह ऐसा खुलेआम बिल्कुल नहीं कर सकता था। ओह, इस समय ये हान से कुछ देर बातचीत करने के बाद ये जुबान ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपनी निगाहें लियू होंगटोंग पर डालीं। अभी अभी ये हान ने उसे बताया था कि उसने इस दौरान एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था और वहां एक गोल्डन सैवेज ट्रियन से अनुबंध किया था। उन्होंने लियू होंगटोंग के साथ की स्थिति का भी संक्षेप में उल्लेख किया था। इससे ये जुबान ने उत्सुकता से पास ही खड़ी लियू होंगटोंग की ओर देखा। उसने लियू होंगटोंग की छवि अपने मन में संजो कर रखी ताकि बाद में उसे किसी अप्रत्यक्ष नुकसान का सामना न करना पड़े। धत्तेरी की। पास ही में लियू होंगटोंग ने ये देखा और मन ही मन कोसने लगा। उसने पहले इतनी बेबाकी से बोलने के लिए खुद को कोसा। सच तो यह है कि वह अकादमी के सामान्य विशेष प्रवेश प्राप्त छात्रों से नहीं डरता था। आखिरकार बाकी सब बातों को छोड़ दे तो वह जियांगजोऊ विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष का छात्र था, और उन्हें थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त करने वाला माना जा सकता है। हालांकि वह लिन शिरपू द्वारा व्यक्तिगत रूप से भर्ती किए गए विशेष प्रवेश छात्र को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका। चिंता मत करो भाई ये हान, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा। कुछ ही दूरी पर ये जुबान ने लियू होंगटोंग पर एक बार नजर डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया। लिन शिरपू की असली पहचान जानने के बाद उन्हें जियांगजोऊ विश्वविद्यालय में अपनी स्थिति की गहरी समझ प्राप्त हुई। वह लिन शिरपू के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो उसे मार्गदर्शन देने के लिए 2 महीने तक का समय देने को तैयार था। अगर लियू होंगटोंग के दिमाग में पानी न भरा हो तो वह वास्तव में उसे नाराज नहीं करेगा।
और अगर लियू होंगटोंग के दिमाग में सचमुच पानी भरा हुआ हो और वह उससे निपटना चाहता हो तो ये 2 महीने बाद उसके आधिकारिक रूप से दाखिला लेने के बाद की बात होगी। तब तक वह काफ़ी समय पहले ही ब्लैक आयरन रैंक बीस्ट मास्टर बन चुका होगा। उसके पास 3 या 4 ब्लैक आयरन रैंक स्पिरिट बीस्ट भी हो सकते हैं। 3 या 4 उच्च गुणवत्ता वाले ब्लैक आयरन रैंक स्पिरिट बीस्ट्स की प्रतिक्रिया के तहत क्या उसे कांस्य रैंक तक पहुंचने में लियू होंगटोंग की तरह लंबा समय लगेगा। अंकल क्विंगमू। इसी बीच सदाबहार वृक्ष के शीर्ष पर लिन शिरपू आदरपूर्वक एक शाखा पर खड़ी थी। उसके सामने एक लकड़ी का घर था जिसे बड़ी चतुराई से पूरे पेड़ के साथ एकीकृत किया गया था। लकड़ी का घर बड़ा नहीं था, लेकिन वह कारीगरी से भरपूर था। यह अज्ञात था कि इसे इतनी बारीकी से किसने तराशा था। इसके अलावा लकड़ी के घर के सामने एक अजीबोगरीब शतरंज की बिसात रखी हुई थी। शतरंज के बोर्ड के दोनों ओर 2 हरी शाखाएं नीचे लटक रही थीं, जो कभी कभी बोर्ड पर रखे मोहरों को हिला देती थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों शाखाएं शतरंज की बिसात पर हों, प्रत्येक अपनी अपनी विधियों का उपयोग करते हुए, दांव पेच खेलते हुए और प्रतिस्पर्धा करते हुए। लिटिल रू। लिन शिरपू के आगमन के साथ ही दोनों शाखाएं एक साथ रुक गईं और तुरंत ही पूरे पेड़ से एक आवाज निकली जो लिन शिरपू के कानों तक पहुंची। अंकल क्विंगमू। लिन शिरपू की आवाज और भी अधिक आदरपूर्ण हो गई। इस बार जियांगजोऊ के एक छोटे से सीमावर्ती शहर में मैंने एक बीस्ट मास्टर को खोजा है। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने प्रशिक्षु स्तर पर 2 आत्मा राक्षसों को अनुबंधित करने में कामयाबी हासिल की थी, और मैं उसे इस बार वापस ले आया हूं। उसके स्पिरिट बीस्ट्स में से एक प्राचीन वन आत्मा है। मुझे उम्मीद है कि जब अंकल किंगमू बाद में शाश्वत सदाबहार ऊर्जा को मुक्त करेंगे तो आप उसका थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रख सकेंगे। ओह, शाश्वत सदाबहार वृक्ष थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिमानी लिन शिरपू वास्तव में किसी को इतना महत्व देगा। मैं समझ गई, चूंकि तुमने नन्ही रू बात की है तो मैं स्वाभाविक रूप से उस नन्ही बच्ची का कुछ ख्याल रखूंगी। शाश्वत सदाबहार वृक्ष की चेतना ने चारों ओर भ्रमण किया और उसने पाया कि ये जुबान और जियाओवान नीचे ये जुबान के कंधे पर खड़े हैं। फिर उसकी शाखाएं और पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं और उसने कहा, इसके अलावा हमेशा अपने मन को इतना तनाव में मत रखो। चूंकि तुम इस बार मेरे पास आए हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, इसे इस बूढ़े आदमी का साथ देना समझो। ठीक है। लिन शिरपू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और सम्मानपूर्वक शतरंज के बोर्ड के बगल में रखे लकड़ी के स्टूल पर बैठ गई। सरसराहट। जैसे ही लिन शिरपू बैठी, शाश्वत सदाबहार वृक्ष हिल उठा और शाखाओं के गुच्छे हवा में लहराते हरे बालों की तरह एक साथ नाचने लगे। नाचते समय इसकी शाखाओं और पत्तियों से नीले रंग की गहन ऊर्जा की धाराएं निकलकर नीचे की ओर बिखर गईं। ये शुरू हो रहा है। ये देखकर नीचे खड़े जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के यू उपनाम वाले शिक्षक ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, जल्दी से अपने सभी आध्यात्मिक पशुओं को छोड़ दो और उन्हें शाश्वत सदाबहार ऊर्जा से घिरे क्षेत्र में प्रवेश करने दो। ये सुनकर ये जुबान और अन्य लोगों ने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने अपने अपने आध्यात्मिक जीवों से संवाद किया और शाश्वत सदाबहार ऊर्जा से आच्छादित क्षेत्र में प्रवेश किया। जहां तक बीस्ट मास्टर्स की बात है, वे केवल इटर्नल एवरग्रीन क्यूई के बाहर ही इंतजार कर सकते थे। इटर्नल एवरग्रीन ची जैसी चीजों का लकड़ी गुण वाले स्पिरिट बीस्ट्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था, लेकिन मनुष्यों के लिए ये जहर की तरह था जिसमें अत्यधिक संक्षारकता होती थी। यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक घर के अंदर रहता है तो शरीर के कुछ हिस्सों का लकड़ी जैसा हो जाना असंभव नहीं था। शियाओवान, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। ये जुबान ने शियाओवान को अपनी हथेली में रखा और उसे प्रोत्साहित किया। शियाओवान ने सिर हिलाया, अपनी छोटी गुलाबी और सफेद मुट्ठी भींची और कहा, इस बार मैं निश्चित रूप से प्रशिक्षु रैंक के शीर्ष पर पहुंचूंगी। ये जुबान का बीस्ट मास्टर रैंक पहले ही उसकी रैंक के बराबर पहुंच चुकी थी। उसे दुगनी मेहनत करनी पड़ी। ये सोचते हुए वह ये जुबान की हथेली से उड़कर शाश्वत सदाबहार वृक्ष की गहराई की ओर चली गई। उसके बगल में ये हान का गोल्डन सैवेज ट्रियंट चल रहा था। छोटे हुआंग, याद रखना कि शियाओवान की अच्छी तरह रक्षा करनी है। ये जुबान के अलावा ये हान ने भी गोल्डन सैवेज ट्रियंट को आवाज दी। वह शियाओवान से भी बहुत अच्छी तरह परिचित था। जब वे युवा और अनुभवहीन थे तब तो वह शियाओवान के स्वामित्व के लिए ये जुबान से भी लड़ना चाहता था। अंततः नतीजा ये हुआ कि उसे ये जुबान ने हरा दिया। जब वह अभी बच्चा था तब वह ये जुबान का मुकाबला करने में असमर्थ था। हालांकि ये जुबान उससे 1 साल छोटी थी। 5 या 6 मीटर लंबा गोल्डन सैवेज ट्रियंट चुपचाप शियाओवान के बगल में धीरे धीरे चलता रहा, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। जल्द ही अंगूठे के आकार का प्राचीन वन आत्मा और अतुलनीय रूप से विशाल स्वर्णिम जंगली वृक्ष, साथ ही अन्य लकड़ी विशेषता वाले आत्मा जानवर, सभी घने शाश्वत सदाबहार ऊर्जा में गहराई तक चले गए और दृष्टि से गायब हो गए। घने कोहरे की आड़ में बाहर इंतजार कर रहे छात्र केवल एक अतुलनीय रूप से विशाल पेड़ को ही देख पा रहे थे।
मैंने सुना है कि शाश्वत सदाबहार वृक्ष मूल रूप से जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के संस्थापक लिन जियांगुओ का आध्यात्मिक पशु था। लिन जियांगुओ के पतन के बाद किसी अज्ञात कारण से ये वृक्ष मरा नहीं बल्कि जियांगजोऊ विश्वविद्यालय का संरक्षक देवता बन गया। ये हान ने ये जुबान के बगल में खड़े होकर उसे धुंध में शाश्वत सदाबहार वृक्ष पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए देखा और अनुमान लगाया कि वह इस पौराणिक आत्मा पशु के बारे में नहीं जानता है और उसने उसे इसके बारे में बताया। पता नहीं यह मरा क्यों नहीं। ये जुबान का दिल थोड़ा सा हिल गया जब उसने अपनी नज़र शाश्वत सदाबहार वृक्ष पर डाली। वह पल भर के लिए ही घूरता रहा, फिर उसके दिमाग में मौजूद विशेषताओं का पैनल थोड़ा सा झिलमिला उठा। उस पर शाश्वत सदाबहार वृक्ष के गुण अंकित थे। शाश्वत सदाबहार वृक्ष, लकड़ी का प्रकार, जीवन का प्रकार, स्पिरिट बीस्ट रैंक, किंग रैंक चोटी, गुणवत्ता, स्थिति, सहजीवन, स्वर्गाधिपति की अपूर्ण आत्मा सो रही है और उससे जुड़ी हुई है, धीरे धीरे ठीक हो रही है। क्षमताएं, शाश्वत सदाबहार, सियान लकड़ी का शस्त्रीकरण, ड्रैगन रूपांतरण, प्राचीन लकड़ी की दिव्य ध्वनि। अध्याय 43, शियाओ वान की पदोन्नति। क्या यही कारण है कि लिन जियांगुओ के निधन के बाद भी शाश्वत सदाबहार वृक्ष नहीं मरा? ये जुबान ने शाश्वत सदाबहार वृक्ष के गुणों को देखा और अचानक उसे सच्चाई का एहसास हुआ। अंततः उसे समझ में आ गया कि सदाबहार वृक्ष अब तक जीवित रहने में कैसे सक्षम रहा था। सामान्य तौर पर एक बीस्ट मास्टर की मृत्यु के बाद उसके सभी पालतू जानवर भी मर जाते हैं। शाश्वत सदाबहार वृक्ष के न मरने का कारण स्पष्ट रूप से ये था कि लिन जियांगुओ वास्तव में मरा नहीं था और उसकी आत्मा अभी भी उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिन शिरपू को इसके बारे में पता है। अचानक ये जुबान के मन में एक विचार आया, लेकिन तुरंत बाद ही उसने इस विचार को अपने मन से मिटा दिया। लिन शिरपू को ये बात पता हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर लिन शिरपू को पता भी होता तो उसकी चिंता व्यर्थ ही होती। वर्तमान में लिन जियांगुओ अपनी आत्मा को धीरे धीरे पुनः प्राप्त करने के लिए केवल शाश्वत सदाबहार वृक्ष की विशेष प्रकृति पर ही निर्भर रह सकता है। इसके अलावा स्वयं शाश्वत सदाबहार वृक्ष को भी इस मामले में पूरी तरह से स्पष्टता होनी चाहिए। अगर लिन शिरपू को इसके बारे में नहीं पता तो इसका मतलब है कि शाश्वत सदाबहार वृक्ष नहीं चाहता कि दूसरों को इसके बारे में पता चले। ऐसे में उनके लिए इस बारे में बात करना अच्छा नहीं होगा। ... बहुत आरामदायक घने शाश्वत सदाबहार ऊर्जा के बीच जैसे ही शियाओ वान अंदर आए, उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से आरामदायक हो गया है। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के सारे रोम छिद्र खुल गए हों। वह पूरी ताकत से यहाँ की धुंध को अपने शरीर में समाहित कर रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म और आरामदायक महसूस हो रहा था। शाओ हुआंग, मेरे पीछे आओ, चलो और गहराई में चलते हैं। मुझे लगता है कि गहराई में कोहरा और भी घना है। उसने गोल्डन सैवेज ट्रिएंट को आवाज दी और अपनी गति बढ़ाते हुए कोहरे में और भी गहराई तक उड़ गई। गोल्डन सैवेज ट्रिएंट ने कुछ नहीं कहा। यह अपने शरीर के चारों ओर फैली धुंध को सोखते हुए शियाओ वान के पीछे पीछे चलता रहा। ट्रिएंट जाति के लिए अधिकांश आत्माएं उनके मित्र होती हैं, इसलिए जब यहान ने उसे शियाओ वान की रक्षा करने का आदेश दिया तो उसे कोई नाराजगी नहीं हुई। इसके अलावा शियाओ वान से निकलने वाली प्राकृतिक आभा ने भी इसे बहुत आरामदायक बना दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि शियाओ वान बस एक प्यारी सी आध्यात्मिक देवी थीं। फुफकार फुफकार। कुछ ही मीटर की दूरी पर जमीन के रंग में घुल मिल गया एक छोटा सा भूरा सांप शियाओ वान और गोल्डन सैवेज ट्रिएंट को घने कोहरे में और अंदर जाते हुए देख रहा था। अपने शरीर को झटकते ही वह पल भर में एक चॉपस्टिक के आकार से 10 मीटर से भी अधिक लंबे, विशाल, भयंकर और विषैले सांप में बदल गया। जब इसका आकार बढ़ा तो ये देखा जा सकता था कि इसका पूरा सांप जैसा शरीर चावल के कटोरे के आकार के भूरे रंग के उभारों से ढका हुआ था। अगर ट्राइपोफोबिया से पीड़ित कोई व्यक्ति इस दृश्य को देखे तो वह निश्चित रूप से भयभीत हो जाएगा। ये जहरीला सांप कोई और नहीं बल्कि वही मृत लकड़ी का मुरझाया हुआ सांप था जो कुछ देर पहले लियू होंगटोंग की कलाई पर लिपटा हुआ था। जब मुरझाया हुआ लकड़ी का सांप बड़ा हो गया तो उसने अपने शरीर को मोड़ा और शियाओ वान और सुनहरे जंगली वृक्ष के पीछे पीछे चलने लगा। लियू होंगटोंग चतुर था। वह जानता था कि लिन शिरपू ये जुबान को बहुत सम्मान देता था और इस बार उसके बीस्ट मास्टर के पालतू जानवर का इटर्नल एवरग्रीन क्यूई में प्रवेश करने से उसे कुछ ऐसे लाभ मिल सकते हैं जो दूसरों को नहीं मिल सकते। इसलिए जब मुरझाया हुआ लकड़ी का सांप शाश्वत सदाबहार क्यूई में प्रवेश किया तो उसने उसे एक आदेश दिया। उसने शाश्वत सदाबहार ऊर्जा में प्रवेश करने के बाद मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप को गोल्डन सैवेज ट्रिएंट और ये जुबान के बीस्ट मास्टर के पालतू जानवर का पीछा करने का आदेश दिया। हालांकि उसने ये जुबान को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। अगर मौका मिले तो वह कुछ लाभ उठाने में कोई आपत्ति नहीं करता था। ये खतरनाक सांप। हवा में उड़ते हुए जियाओ वान ने मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप को देखा जब उसने अपना रूप बड़ा कर लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। हालांकि डेडवुड विथर्ड स्नैक एक ब्रॉन्ज रैंक बीस्ट मास्टर स्पेड था और गति में उत्कृष्ट था, उसकी तो बात ही छोड़िए, गोल्डन सैवेज ट्रिएंट भी गति के मामले में उसे मात नहीं दे सकता था।
कोई और विकल्प न होने पर जियाओ वान केवल मुंह फुलाकर मुरझाए हुए सांप को अपने पीछे आने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जब ये हान ने पहले ये जुबान से लियू होंगटोंग के बारे में बात की थी तो उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना था। अब लियू होंगटोंग द्वारा पाले गए उस विचित्र सांप को अपने पीछे बुरे इरादे से आते देख लियू होंगटोंग और उसके सूखे हुए सांप के प्रति उसकी अनुकूलता -10,000 जोड़ तक पहुंच गई। स्विश। हालांकि जैसे ही जियाओ वान ये सोच रही थी तभी घने शाश्वत सदाबहार ऊर्जा के भीतर से अचानक ऊपर से हरे रंग के तरल की एक बूंद गिरी और उसके अंगूठे के आकार के शरीर पर जा गिरी। शाओ वान चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती वह सिर से पैर तक पूरी तरह भीग गई। फिर उसकी हैरानी भरी आवाज के बीच तरल की वह पूरी बूंद अविश्वसनीय तरीके से उसके शरीर में समा गई। ओटिल्ड। शाओ वान ने एक और धीमी सी चीख निकाली। उसके कोमल गुलाबी चेहरे पर अचानक एक अस्वाभाविक लालिमा छा गई। उसी समय उसे अपने शरीर में भरापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वह लालची होकर ये जुबान की पीठ पीछे चुपके से एक साथ कई लॉलीपॉप खा लेती थी। हालांकि जैसे ही यह भावना उभरी उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत के बढ़ने के रुकने की अनुभूति अचानक गायब हो गई थी। उस हरे रंग के तरल की एक बूंद के उसके शरीर में समाहित होने के बाद उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा और मानसिक शक्ति में तुरंत ही एक स्पष्ट दर से वृद्धि होने लगी। क्या मैं पदोन्नति करने जा रहा हूँ? शाओ वान को अचानक एक बात समझ में आ गई। हालांकि जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ उसने अचानक पाया कि उसका पूरा शरीर एक ऐसी आभा उत्सर्जित करने लगा है जो सामान्य शाश्वत सदाबहार ऊर्जा से भी अधिक सघन और उच्च गुणवत्ता वाली है। उसके बगल में बैठा सुनहरा जंगली वृक्ष जो अब तक चुप था इस आभा को महसूस करने लगा। उसके सुगठित मांसल मर्दाना चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना दिखाई दी और उसने तेजी से इस आभा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। फुफकार फुफकार। उसी समय पास में मौजूद मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप ने भी इस आभा की असामान्यता को महसूस किया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, अपने शरीर को घुमाया और शियाओ वान और गोल्डन सैवेज ट्रियंट की ओर बढ़ा। यह आभा के इस सूक्ष्म अंश को भी अवशोषित करने लगा। गोल्डन सैवेज ट्रियंट के चेहरे पर क्रोध का भाव प्रकट हुआ, लेकिन हालांकि वह डेडवुड विथड स्नैक से अधिक शक्तिशाली था फिर भी उसने यहां उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। गोल्डन सैवेज ट्रियंट के ऊपर जियाओ वान ने पास आते हुए डेडवुड विथड स्नैक को देखा और अपनी आंखें झपकाईं। शाओ हुआंग, मेरे पीछे आओ। फिर कुछ सोचते हुए वह थोड़ा नीचे उतर गई। उसने गोल्डन सैवेज ट्रियंट को लिया और गहराई में उड़ गई। ये देखकर मुरझाया हुआ लकड़ी का सांप जरा भी नहीं हिचकिचाया और सीधे उनके पीछे पीछे चलने लगा। बीस्टमास्टर के पालतू जानवरों की बुद्धिमत्ता अलग अलग होती है। गोल्डन सैवेज ट्रियंट और डेडवुड विथड स्नैक की तरह उनकी बुद्धि भी उच्च स्तर की नहीं होती है, लेकिन वे अधिकतर अपने स्वामी के आदेशों का कड़ाई से पालन करते हैं। इसके अलावा सभी जीवों में लाभ प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति होती है। स्वाभाविक रूप से मुरझाया हुआ लकड़ी का सांप जो इतनी मोहक आभा बिखेर रहा था शियाओ वान को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दे सकता था। अचानक शियाओ वान के पीछे चल रहे सूखे हुए लकड़ी के सांप ने देखा कि शियाओ वान उड़ते समय लगातार दिशा बदल रही थी, ऊपर नीचे बाएं दाएं, और उसकी गति भी अनियमित थी। इससे वह बहुत भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियाओ वान क्या कर रही है, लेकिन यह उन चीजों पर ध्यान नहीं देता था जिन्हें ये समझ नहीं पाता था। ये बस शियाओ वान के पीछे पीछे चलता रहा, शियाओ वान द्वारा तय किए गए सभी रास्तों का पता लगाता रहा और शियाओ वान के शरीर से निकलने वाली उच्च गुणवत्ता वाली शाश्वत ऊर्जा को लालच से ग्रहण करता रहा। जब शियाओ वान ने अपनी गति धीमी की तो उसकी गति भी धीमी हो गई। जब शियाओ वान ने अपनी गति बढ़ाई तो इसने भी अपनी गति बढ़ा दी। जब शियाओ वान मुड़ती थी तो वह भी मुड़कर उसे देख लेता था। जब शियाओ वान ऊंचाई पर उड़ती थी तब भी उसके सांप जैसे शरीर का अधिकांश भाग ऊपर उठ जाता था और शियाओ वान के पीछे पीछे चलते हुए हवाई जहाज के धुएं की तरह दिखने वाली उच्च गुणवत्ता वाली शाश्वत ऊर्जा को ग्रहण करता था। इस उच्च गुणवत्ता वाली शाश्वत सदाबहार ऊर्जा ने इसे इतना मदहोश कर दिया कि यह हमेशा शियाओ वान के पीछे पीछे चलना चाहती थी। उसने ये भी सोचा कि अगर वह शियाओ वान को एक ही बार में निगल जाए तो क्या होगा। जैसे ही वह सोच रहा था अचानक उसे पता चला कि उसके आगे उड़ रही शियाओ वान ने वास्तव में अपनी उड़ान के दौरान हवा में एक घुमावदार निशान छोड़ दिया था। उच्च गुणवत्ता वाली शाश्वत सदाबहार ची की उपस्थिति में इस निशान ने हवा में एक अविश्वसनीय रूप से जटिल पैटर्न की हल्की सी रूपरेखा तैयार की। मुरझाया हुआ मृत लकड़ी का सांप इस पैटर्न को समझ नहीं सका, लेकिन वह जानता था कि इस आभा को क्षीण होने से रोकने के लिए उसे अपनी गति बढ़ानी होगी। इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ा, अपने शरीर का अधिकांश हिस्सा ऊपर उठाया और हवा में बने उस अजीब पैटर्न का पीछा करने लगा। धड़ाम। हालांकि जैसे ही मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप ने सभी पैटर्न का पीछा करना समाप्त किया और सभी उच्च गुणवत्ता वाली शाश्वत सदाबहार क्यूई को अपने पेट में निगल लिया, उसके सांप के शरीर का अधिकांश हिस्सा हवा में काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसे अचानक पता चला कि पिछली गतिविधियों के दौरान उसका शरीर वास्तव में एक गांठ में बंध गया था, और यह गांठ एक मृत गांठ थी।
जितना अधिक वह छटपटाता उतना ही अधिक वह अपने शरीर को जकड़ता हुआ महसूस करता। इसके अलावा क्योंकि उसके सांप जैसे शरीर पर चावल के कटोरे के आकार के उभार थे, इससे उस गांठ को खोलना और भी कठिन हो गया। उसने अपने सांप जैसे शरीर को सिकोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सिकोड़ा उसे पता ही नहीं चला कि यह कैसे हुआ, लेकिन घबराहट में उसने वास्तव में गांठ को और भी कसकर बांध लिया। बड़े दुष्ट सांप, तुम कितने मूर्ख हो। शाओ वान उड़कर गोल्डन सैवेज ट्रियंट के कंधे पर बैठ गई और खिलखिलाते हुए अचंभित डेडवुड विथ स्नैक को देखने लगी। तो क्या हुआ अगर यह ब्रॉन्ज रैंक का बीस्ट मास्टर्स पेट है? क्या ये फिर भी बेवकूफ़ी नहीं है? बेशक मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप पर चाल चलने के बाद वह उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी और केवल सुनहरे जंगली वृक्ष पर ही निर्भर थी ताकि मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप को शर्मिंदगी से क्रोधित होने और जहर उगलने से बचाया जा सके। वास्तविक ताकत की दृष्टि से एक कांस्य रैंक का बीस्ट मास्टर्स पालतू जानवर संभवतः एक ही मुठभेड़ में उसकी जान ले सकता है। शाओ वान के नीचे खड़ा गोल्डन सैवेज ट्रियंट दूर से अभी भी संघर्ष कर रहे डेडवुड विथ स्नैक को देख रहा था, जिसका मुंह फड़फड़ा रहा था। ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कही हुई बात वापस लेनी चाहिए। यदि इस आत्मा देवी के हृदय को, जो अभी कुछ देर पहले तक उसकी आंखों में मिठास का प्रतीक थी, काट कर खोला जाए तो वह शायद काला होगा। अध्याय 44। काम पूरा करने के बाद प्रस्थान करना। छोटे हुआंग, चलो चलें। सूखे हुए लकड़ी के सांप को चिढ़ाने के बाद जियाओ वान ने सुनहरे जंगली वृक्ष को पुकारा और शाश्वत सदाबहार वृक्ष के कोहरे में और गहराई तक उड़ गई। गोल्डन सैवेज ट्रियंट चुपचाप शियाओ वान के पीछे पीछे चल रहा था, हालांकि इस बार उसने अवचेतन रूप से उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी। उनके पीछे शियाओ वान और गोल्डन सैवेज ट्रियंट को जाते हुए देखकर मृत लकड़ी का मुरझाया हुआ सांप अपने मृत गांठ में बंधे हुए सांप के शरीर को मरोड़ता हुआ 2 कदम तक उनके पीछे चला गया। लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही उसे रुकना पड़ा। जब उसके शरीर को गांठ में बांध दिया गया तो न केवल उसकी गति में काफी कमी आई, बल्कि हर बार हिलने पर उसकी दिशा बदल जाती थी, जिससे उसके लिए सीधी रेखा में चलना असंभव हो गया। क्या करें? मुरझाया हुआ मृत लकड़ी का सांप बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। वह असहाय होकर देखता रहा जब तक कि शियाओ वान और गोल्डन सैवेज ट्रियंट उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गए। धड़ाम! अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने अपनी पूंछ को जमीन पर पटका और उसका पूरा सांप जैसा शरीर जमीन से उछल पड़ा। इस उछाल के कारण ये वास्तव में 3 या 4 मीटर दूर जा गिरा। इस तरह चलना उतना बुरा नहीं लगता है ना? मुरझाए हुए मृत लकड़ी के सांप ने अपना सिर हिलाया और आशावादी होकर सोचा, चलो अभी के लिए यही करते हैं। मैं जल्दी से साधना कर लेता हूँ, फिर वापस आकर अपने गुरु से मिलकर कोई हल निकालूंगा। ... एक दिलचस्प छोटा सा जीव। उसी समय शाश्वत सदाबहार वृक्ष पर बने लकड़ी के घर में विशाल वृक्ष ने इस दृश्य को भांप लिया और तुरंत हंस पड़ा। अपने लंबे जीवनकाल के बावजूद इसने पहली बार ऐसा रोचक दृश्य देखा था। उसके सामने लकड़ी के ठूंठ पर बैठी लिन शिरपू ने भी अपना माथा रगड़ा। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। प्रशिक्षु रैंक के लिए यह वास्तव में दुर्लभ था। बीस्टमास्टर के पालतू जानवर का उपयोग करके कांस्य रैंक के बीस्टमास्टर के पालतू जानवर को इस तरह से चिढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। इसी क्षण सदाबहार वृक्ष की एक हरी भरी शाखा एक गहन अवधारणा को धारण करते हुए नीचे झुक गई और उड़ते हुए शियाओ वान की ओर इशारा किया। इसके बाद जियाओ वान का शरीर नीचे ठहर गया। उसने तुरंत महसूस किया कि जो बूंद अभी अभी उसके शरीर में समाई थी वह फट गई और उसके पूरे अस्तित्व में विलीन हो गई। पल भर में उसका शरीर, जिसे मूल रूप से इस रहस्यमय तरल को पूरी तरह से पचाने में लंबा समय लगता, उसने सीधे इसे पूरी तरह से अपने ही सार में परिवर्तित कर दिया। ऐसा करने के बाद सदाबहार वृक्ष की एक शाखा धीरे धीरे मुरझा गई। हिलाने पर वह चूर चूर हो गई और हवा के साथ उड़ गई। अंकल क्विंगमू, आप! ये देखकर लिन शिरपू के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और वह सीधे अपनी सीट से खड़ी हो गई। ठीक है, ओरिजिन की बस एक बूंद है। थोड़ा और समय मिलने पर मैं इसे फिर से गाढ़ा कर सकती हूँ। ये छोटी बच्ची अच्छी है, मुझे ये पसंद है। सदाबहार वृक्ष थोड़ा सा हिल गया। इतनी तेजी! उसी समय ये जुबान, जो शाश्वत सदाबहार वृक्ष के कोहरे के बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, ने पशु वशीकरण बीज के माध्यम से जियाओ वान की अनुमानित स्थिति को महसूस किया, क्योंकि वह अपने रूपांतरण से गुजर रही थी। फिर एक विचार के साथ उसने अपनी चेतना को मोड़ा और उसे अपने एट्रीब्यूट पैनल पर केंद्रित कर दिया। उसका एट्रीब्यूट पैनल केवल तभी एट्रीब्यूट प्रदर्शित कर सकता था जब उसकी दृष्टि या मानसिक ऊर्जा अन्य बीस्टमास्टर के पालतू जानवरों या राक्षसों पर पड़ती थी। हालांकि खुद के लिए और बीस्टमास्टर के पालतू जानवरों के लिए, जिनके साथ उसने अनुबंध किया था, यह आवश्यक नहीं था। इस समय जब उसने अपनी चेतना को एट्रीब्यूट पैनल पर केंद्रित किया तो उसने तुरंत पाया कि शियाओ वान के एट्रीब्यूट बदल गए थे। प्राचीन वन आत्मा शियाओ वान। रैंक प्रशिक्षु शिखर। गुणवत्ता क्षमता 1, स्तर 3 केंद्रित दिव्य विचार। क्षमता 2, प्रकृति के प्रति लगाव। रैंक लेवल 3, शाश्वत सदाबहार वृक्ष की एक बूंद के रूपांतरण के अंतर्गत।
उत्पत्ति के संदर्भ में प्रकृति के प्रति लगाव की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, लेकिन निपुणता का स्तर अस्थायी रूप से थोड़ा कम हो गया है। इसे प्रशिक्षण के माध्यम से सुधारा जा सकता है। क्षमता 3, उत्परिवर्तित हरी लकड़ी की बेल। रैंक लेवल 2, शाश्वत सदाबहार वृक्ष के रूपांतरण के अधीन। उत्पत्ति के अनुसार आयर्नवुड थॉर्न उत्पन्न करना नामक कौशल परिवर्तित होकर उत्परिवर्तित हरी लकड़ी की बेल उत्पन्न करना बन गया है। उत्परिवर्तित ग्रीनवुड वाइन की बनावट अधिक कठोर होती है। प्रेरित होने के बाद यह मोटी और लंबी हो सकती है और इसमें आयर्नवुड थॉर्न के गुण विरासत में मिलते हैं। सक्रिय उत्तेजना के बाद लताएं हरे कांटों से ढक सकती हैं। यदि उत्तेजित न किया जाए तो वे बिल्कुल सामान्य हरी लताओं के समान होती हैं। क्षमता 4, जीवन आत्मा तरल। शाश्वत सदाबहार वृक्ष के रूपांतरण के अंतर्गत उत्पत्ति कंडेंस लाइफ वाटर परिवर्तित होकर कंडेंस लाइफ स्पिरिट लिक्विड बन गया है। इसकी गुणवत्ता 1 स्टार बढ़ गई है और इसका प्रभाव लाइफ वाटर से 2 गुना है। शाश्वत सदाबहार वृक्ष उत्पत्ति, यह क्या है? शाओवान के गुणों का वर्णन पूरा करने के बाद ये जुबान की आंखों में तुरंत आश्चर्य का भाव आ गया। इस बार शियाओवान में जो परिवर्तन हुआ वह बहुत बड़ा था। तीनों कौशलों की गुणवत्ता में पुनर्तः सुधार हुआ। इस तरह का सुधार उस समय के अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट के लगभग बराबर था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि इस आधार पर जब जियाओवान ब्लैक आयरन रैंक में उन्नत होगा और वह उसे एक दिव्य लकड़ी की आत्मा में परिवर्तित करेगा तो उसके गुण निश्चित रूप से और भी अधिक विस्फोटक होंगे। उसी समय जैसे जैसे जियाओवान आगे बढ़ी, ये जुबान को भी अपने बीस्ट मास्टर के बारे में एहसास हुआ। रैंक, जो अभी अभी उच्च श्रेणी के प्रशिक्षु के पद पर पदोन्नत हुई थी, एक बार फिर ढीली पड़ने के संकेत दिखा रही थी। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह कुछ भी न करे तो भी उसे अप्रेंटिस पीक तक पहुंचने में केवल 3 से 5 दिन लगेंगे। कोहरा छंटने ही वाला है। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाहर इंतजार कर रहे छात्रों ने स्पष्ट रूप से देखा कि शाश्वत सदाबहार वृक्ष के चारों ओर मंडराता हरा कोहरा धीरे धीरे छंट रहा है। बेशक ये क्षय सभी दिशाओं में नहीं फैल रहा था, इसके बजाय इसे शाश्वत सदाबहार वृक्ष द्वारा पुनः अवशोषित किया जा रहा था। जैसे जैसे धुंध धीरे धीरे छंटने लगी, एक के बाद एक बीस्ट मास्टर के पालतू जानवर उसमें से बाहर निकलने लगे। मेरे बीस्ट मास्टर के पालतू जानवर के साथ क्या हो रहा है? बाहर इंतजार कर रही लियू होंगटोंग इस समय बेहद असमंजस में थी। दूरी और मुरझाए हुए लकड़ी के सांप की कम बुद्धि के कारण वह केवल स्पष्ट रूप से यह महसूस कर सका कि वह किसी विशेष परिस्थिति में फंस गया था, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या था। क्या यह आगे बढ़ने वाला है? उसका दिल थोड़ा सा धड़का। हालांकि उसने कल रात ही मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप का शिकार किया था, लेकिन उसकी साधना मूल रूप से कांस्य निम्न श्रेणी के शिखर पर थी। उस समय आगे बढ़ना असंभव नहीं था। ये सोचकर उसका दिल तुरंत उम्मीदों से भर गया। छोटे हुआंग, थोड़ी तेजी करो। जब लियू होंगटोंग इंतजार कर रहा था, तब तक शियाओ वान और गोल्डन सैवेज ट्रियंट पहले ही कोहरे से बहुत तेजी से बाहर निकल चुके थे। जैसे ही जियाओ वान धुंध से बाहर निकली, वह ये जुबान के कान पर जा बैठी और पशु वशीकरण बीज के माध्यम से उसने ये जुबान को बताया कि उसने अभी अभी शाश्वत सदाबहार वृक्ष की धुंध में क्या किया था। ये जुबान को बताने के बाद वह चोर की तरह अपना छोटा सा सिर बाहर निकालकर उसकी जेब में घुस गई। बकवास। शाओवान का वृतांत सुनकर और धुंध के छंटने के बीच से एक अजीब विकृत वस्तु को देखकर, जो बाहर निकलते समय अपनी पूंछ से जमीन पर थपथपा रही थी, ये जुबान के होंठ फड़कने लगे। शाओवान के अनुसार उस सांप का शरीर विषैले दानों से ढका हुआ था। इन विषैले उभारों के कारण उसका शरीर एक मृत गांठ में बंधा हुआ था। खुद तो दूर, अगर कोई व्यक्ति आकर भी उसे खोल पाता तो भी वह इस गांठ को नहीं खोल पाता। इसे खोलने के लिए क्या उन्हें सर्जरी करनी पड़ेगी? स्विश। ये जुबान जब यही सोच रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर स्थित वॉल स्काई डिवाइन वुड ने एक शाखा फैलाई और अपने सामने एक चीरा बनाया। इस वार के बाद लिन शिरपू की सुंदर आकृति तुरंत वहां से बाहर निकल आई। छोड़ो भी, वैसे भी वो सीनियर हैं। मुझे पहले चुपके से निकल जाना चाहिए। वैसे भी जियांगजोऊ विश्वविद्यालय में आधिकारिक रूप से शामिल होने से पहले मेरे पास अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। 1 महीने से ज्यादा समय में चाहे कितनी भी गहरी नाराजगी क्यों न हो, सब भूल जाना चाहिए, है ना? ये जुबान ने खुद से कुछ बुदबुदाया, फिर अपने बगल में खड़े ये हान से बात की और जल्दी से जियाओ वान के साथ लिन शिरपू के पास चला गया। टीचर लिन, मुझे आश्चर्य है कि हम कब रवाना होंगे? लिन शिरपू ने ये जुबान की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। चूंकि आपको जल्दी है तो चलिए अब चलते हैं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वॉल स्काई डिवाइन वुड ने तुरंत अपनी शाखाओं को नीचे झुकाया और एक बार फिर एक छोटा जादुई वृक्ष घर बना लिया, जिसके अंदर वे दोनों समा गए। दरअसल ऐसा नहीं था कि लिन शिरपू लियू होंगटोंग को सूखे हुए लकड़ी के सांप की मृत गांठ खोलने में मदद नहीं करना चाहती थी। आखिरकार लियू होंगटोंग भी जियांगजोऊ विश्वविद्यालय की छात्रा थी, लेकिन उसके पास भी उस मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप पर मौजूद उस मृत गांठ से निपटने का कोई तरीका नहीं था।
ऐसा अनुमान लगाया गया था कि उसे वास्तव में एक पशु चिकित्सक ढूंढना पड़ेगा। गुंजन, वह जगह थोड़ी हिल गई। अंतरिक्ष के कंपन के साथ साथ ये जुबान का दिल भी थोड़ा सा हिल गया। इस बार वह ब्लैक आयरन में आगे बढ़ने वाला था। ब्लैक आयरन रैंक पर उसे 2 और बीस्टमास्टर के पालतू जानवरों को अनुबंधित करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? इसके अलावा पशुओं को वश में करने की प्रतिभा। धड़ाम धड़ाम, और ये जुबान और लिन शिरपू के जाने के कुछ ही समय बाद एक अजीबोगरीब बदसूरत छोटा सांप, जो अपनी पूंछ से जमीन पर एक समझ से परे तरीके से थपथपा रहा था और कोहरे से बाहर निकलकर उछल रहा था, ने अंततः सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये कैसी स्थिति है? सबकी निगाहें उस छोटे से सांप पर टिक गईं। कृपया सुझावों के लिए वोट करें। मैं आज अपने गृहनगर वापस गया था और रास्ते में काफी देर तक फंसा रहा, इसलिए अपडेट में देरी हो गई है, लेकिन शब्दों की संख्या कम नहीं है। साथ ही मैं कहानी को लंबा नहीं खींचूंगा। अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट और नायक दोनों बहुत जल्द ब्लैक आयरन रैंक में पदोन्नत हो जाएंगे। अध्याय 45, अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट के लिए ब्लैक आयरन तक पहुंचने का शॉर्टकट। सूखी लकड़ी का मुरझाया हुआ सांप। धुंध छंटने पर छोटे से सांप को बाहर निकलते देख लियू होंगटोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। दूसरों की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए वह तेजी से दौड़कर वहां पहुंचा। जब वह सूखी लकड़ी के मुरझाए हुए सांप के पास पहुंचा और उसे जमीन से उठा लिया, उसने मुरझाए हुए लकड़ी के सांप के शरीर पर कसकर बंधी हुई गांठ को देखा और पल भर में हक्का बक्का रह गया। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप के शरीर पर कसकर बंधी गांठ को देखकर वह अचंभित रह गया और सोचने लगा कि मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप ने खुद ही ऐसा किया है, और लगभग अपशब्दों से भर उठा। मुरझाया हुआ मृत लकड़ी का सांप खुद को अन्यायग्रस्त महसूस कर रहा था। ये केवल पशु वशीकरण बीज का उपयोग करके शाश्वत सदाबहार क्यूई में घटित दृश्य को यथासंभव संक्षिप्त रूप में संप्रेषित कर सकता था। ये हुआन, जब मुरझाए हुए लकड़ी के सांप ने कई बार घटनाओं का वर्णन किया, तब जाकर लियू होंगटोंग उसकी मानसिक अस्थिरताओं से सच्चाई का अनुमान लगाने में मुश्किल से सक्षम हो पाया। जब उसे पता चला कि यह ये जुबान के नन्हे परी जैसे पालतू जानवर की शरारत थी, तो वह और भी क्रोधित हो गया। आप कांस्य रैंक के बीस्टमास्टर्स पालतू जानवर हैं। मुरझाए हुए मृत सांप के गांठदार शरीर को देखकर वह लगभग अवाक रह गया। एक कांस्य रैंक के बीस्टमास्टर्स पालतू जानवर को एक प्रशिक्षु रैंक के पालतू जानवर द्वारा इस हद तक परेशान किया गया था, उसे लगभग यकीन था कि अब से वह जियांगजोऊ विश्वविद्यालय में हंसी का पात्र बन जाएगा। उसी समय वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी लियू होंगटोंग की ये जुबान की चीख से मामले की सच्चाई का अनुमान लगा लिया। लेकिन सच्चाई जानने पर वे सभी अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे ये भी जानते थे कि इस क्षण से ये जुबान का नाम जियांगजोऊ विश्वविद्यालय में पूरी तरह से प्रसिद्ध होने की संभावना थी। दाखिला लेने से पहले ही जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित उपडीन द्वारा उन्हें स्कूल में लाया गया ताकि उनके प्रिय छात्र को शाश्वत सदाबहार क्यूई का दीक्षा संस्कार प्राप्त हो सके। इसके अलावा अपने प्रशिक्षु स्तर की साधना से उसने कांस्य स्तर के एक वरिष्ठ के पालतू जानवर को भारी नुकसान पहुंचाया। इन दो घटनाओं के साथ ये जुबान जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे अधिक मांग वाली विशेष प्रवेश छात्रा बन सकती है। भीड़ के बीच ये हान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अब जाकर उसे समझ आया कि ये जुबान इतनी जल्दी में क्यों चली गई थी। साथ ही उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसने पहले ये जुबान को लियू होंगटोंग से सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन पलक झपकते ही ये जुबान ने लियू होंगटोंग को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। दूर से अपने ऊपर टिकी असंख्य निगाहों को देखकर और सूखी लकड़ी के मुरझाए हुए सांप पर बंधी हुई कसकर बंधी गांठ को कई बार खोलने में असफल होने पर लियू होंगटोंग ने शर्म से गुस्से में अपनी आस्तीन झटक दी। फिर वह सीधे मृत लकड़ी के मुरझाए हुए सांप के साथ उस क्षेत्र से चला गया। कांगजोऊ विश्वविद्यालय में आत्मा को वश में करने का गुप्त क्षेत्र है, और आत्मा को वश में करने के गुप्त क्षेत्र के भीतर आत्मा को वश में करने की मीनार के नाम से जानी जाने वाली एक प्रशिक्षण मीनार है। जियांगजोऊ विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद लिन शिरपू ने वॉल्ट स्काई डिवाइनवुड को आगे बढ़ाते हुए ये जुबान को स्थिति समझाई। इस बार मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं। कोई भी बीस्टमास्टर स्पिरिट टैमिंग टॉवर में प्रवेश कर सकता है और अंदर के चरणों को चुनौती दे सकता है। स्पिरिट टैमिंग टॉवर बीस्टमास्टर के रैंक के आधार पर उसके लिए अलग अलग विरोधियों की व्यवस्था करेगा। इसके बाद आपको जितना संभव हो उतने चरणों को पार करना होगा और उच्च मूल्यांकन प्राप्त करना होगा। आपको जितना उच्च अंतिम मूल्यांकन प्राप्त होगा, अंततः आपको उतने ही अधिक पुरस्कार मिलेंगे। पुरस्कार? ये जुबान ने उत्सुकता से पूछा। शिक्षक लिन, स्पिरिट टैमिंग टॉवर में किस प्रकार के पुरस्कार उपलब्ध हैं? स्पिरिट टैमिंग टॉवर के पुरस्कार बीस्टमास्टर के पालतू जानवरों के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। चूंकि आपके पास 2 पालतू जानवर हैं, प्राचीन वुड स्पिरिट और टायरेंट ड्रैगन बीस्ट, इसलिए स्पिरिट टैमिंग टॉवर आपको उनके विकास में सहायता के लिए सर्वोत्तम विकास संसाधन प्रदान करेगा।
इस बिंदु पर लिन शिरपू ने ये जुबान की ओर देखा और कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम्हारा अत्याचारी ड्रैगन जानवर जल्दी ही ब्लैक आयरन रैंक तक पहुंच सकता है। इसके अलावा यदि आप जल्दी से ब्लैक आयरन रैंक तक पहुंच सकते हैं तो आप स्पिरिट टैमिंग सीक्रेट दायरे में एक अच्छा पालतू जानवर पकड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। स्पिरिट टैमिंग टॉवर के अलावा स्पिरिट टैमिंग सीक्रेट दायरे के अन्य क्षेत्र विशाल हैं। इसके अलावा हर बार जब ये सीक्रेट दायरा बंद होता है तो अज्ञात भूमि से जुड़ने वाली स्थानिक दरारें दिखाई देती हैं, इसलिए कई अज्ञात पालतू जानवर अंदर से प्रकट हो सकते हैं। ये जुबान ने सहमति में सिर हिलाया। उनके मन में तीव्र जिज्ञासा जागृत हो गई। फिर मानो उसे कुछ याद आ गया हो, उसने अचानक पूछा, शिक्षक लिन, चूंकि वह गुप्त क्षेत्र कैंगजोऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है तो वहां जाने के लिए हमें क्या भुगतान करना होगा? आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम कितना भुगतान करते हैं, लिन शिरपू ने हल्के से कहा। फिर उसने ये जुबान की ओर देखा, कुछ पल सोचा और आगे बोली, साथ ही ये भी याद रखें, आत्मा को वश में करने का गुप्त क्षेत्र साल में एक बार खुलता है और आज वही दिन है जब ये खुल रहा है। कांगजोऊ विश्वविद्यालय और कांगजोऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के कई छात्र उस दिन प्रवेश करेंगे। जाने के बाद कोई परेशानी मत खड़ी करना। बेशक मुसीबत से भी मत डरो, क्योंकि भविष्य में जब आप बाहर होंगे तो आप जियांगजोऊ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सुनकर ये जुबान ने गंभीरता से सिर हिलाया। कैंगजोऊ लौकी के आकार की घाटी के सामने 1000 से अधिक ऊर्जावान युवा चेहरे उत्सुकता से आगे की ओर देख रहे थे। इन युवा चेहरों का नेतृत्व दर्जनों शिक्षकों ने किया। इन ऊर्जावान व्यक्तियों में से कुछ कैंगजोऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के छात्र थे और अन्य कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के आधिकारिक छात्र थे। उनके सामने की घाटी एक गुप्त लोक का प्रवेश द्वार थी। ऐसा कहा जाता है कि जब कांगजोऊ विश्वविद्यालय के कई प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लोगों ने पहली बार प्रसिद्धि प्राप्त की तो उन्हें इस गुप्त क्षेत्र में अपार लाभ प्राप्त हुए। शिक्षक जियांग, स्पिरिट टैमिंग सीक्रेट दायरे के खुलने में कितना समय लगेगा? प्रतीक्षा के दौरान एक छात्र ने पूछा। स्पिरिट टैमिंग सीक्रेट रियल्म के खुलने के समय में हर बार थोड़ा अंतर होता है, कभी कभी यह कुछ घंटे पहले खुल सकता है, कभी कभी कुछ घंटे बाद। आपको बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। बेशक हम यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि अगर इस बार ये थोड़ा देर से भी खुलता है तो भी इसमें लगभग 2 घंटे और लगेंगे। पूछे जाने पर शिक्षक ने हल्के से जवाब दिया, हमें कम से कम 2 घंटे और इंतजार करना होगा। प्रश्न पूछने वाले छात्र के चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। भनभनाहट। हालांकि जैसे ही उसने ये भाव प्रकट किया, अचानक उसने सामने शून्य लोक में एक भयंकर कंपन महसूस किया। इसके बाद शून्य लोक में पन्ना हरे रंग का टपकता हुआ बीज प्रकट हुआ। क्या हो रहा है? क्या आत्माओं को वश में करने वाला गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है? ये दृश्य देखकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। लेकिन जैसे ही वह ये सोच रहा था, सामने स्थित शून्य लोक फिर से हिल उठा और वह अजीब बीज अचानक गायब हो गया। उसके स्थान पर 10 मीटर ऊंचा पन्ना रंग का एक प्राचीन वृक्ष उसके सामने प्रकट हुआ। वूश! प्राचीन वृक्ष के प्रकट होने के बाद उसकी पहले झुकी हुई शाखाएं और पत्तियां ऊपर की ओर उठ गईं, जिससे 2 आकृतियां दिखाई दीं। क्या ये कांगजोऊ है? अनगिनत बार टेलीपोर्ट होने के बाद ये जुबान को इसकी आदत हो चुकी थी। अब वॉल स्काई डिवाइन वुड को अपनी शाखाओं और पत्तियों को समेटते हुए देखकर उसने तुरंत उत्सुकता से चारों ओर देखा। हालांकि चारों ओर देखने पर उसने तुरंत पाया कि उसके ठीक सामने 1000 से अधिक लोग घनी भीड़ में जमा थे। इसके अलावा इस समय इन सभी लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वह चौंक गया। फिर उनके चेहरे पर अचानक ज्ञानोदय का भाव प्रकट हुआ। उन्हें पता था कि ये लोग कैंगजोऊ विश्वविद्यालय और कैंगजोऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के छात्र ही होंगे। वाइस डीन लिन, आप आ गए हैं। लिन शिरपू को आते देख लगभग 40 वर्ष के दिखने वाले एक पुरुष शिक्षक ने तुरंत कुछ लोगों को उनके स्वागत के लिए बुलाया। अध्याय 46, आत्मा को वश में करने वाला टावर। माफ कीजिए निर्देशक जू, मुझे देर हो गई। लिन शिरपू ने सिर हिलाया और फिर परिचय देते हुए कहा, ये वह छात्र है जिसे मैं इस बार साथ लेकर आई हूँ, ये जुबान। जू यूनियन ने ये जुबान को आश्चर्य से देखा। लिन शिरपू ने यहाँ आने से पहले ही कांगजोऊ विश्वविद्यालय से संपर्क कर लिया था, इसलिए वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि ये जुबान के पास किस प्रकार की प्रतिभा है जिसके लिए लिन शिरपू को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और यहाँ तक कि उसे प्रशिक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने कांगजोऊ ले जाना पड़ा। क्या वह सचमुच प्रशिक्षु रैंक का है? ये जुबान पर एक सरसरी नज़र डालते ही जू यूनियन ने यह निर्धारित कर लिया कि ये जुबान वास्तव में एक प्रशिक्षु पशु मास्टर ही था, जैसा कि लिन शिरपू ने पहले कहा था। निम्न स्तर के बीस्ट मास्टर्स की मानसिक ऊर्जा में होने वाले उतार चढ़ाव को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक उच्च स्तर का बीस्ट मास्टर केवल एक हल्की सी जांच से ही उनकी अनुमानित रैंक का पता लगा सकता है। हालांकि जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह दूर स्थित लौकी घाटी की ओर देखने लगा। जल्दी आना उतना अच्छा नहीं जितना सही समय पर आना। वाइस डीन लिन, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये सुनकर लिन शिरपू ने भी थोड़ी हैरानी जताई।
उसने अपना सिर घुमाकर लॉ की घाटी की ओर देखा। उसे तुरंत पता चल गया कि आत्माओं को वश में करने का गुप्त क्षेत्र खुलने ही वाला है। क्या संयोग है, यह एक शुभ संकेत है। उसने बगल में बैठी ये जुबान की ओर एक नज़र डाली। इन दोनों की पृष्ठभूमि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्टर जू के लहजे से ऐसा लगता है कि वे हमारे कांगजोऊ विश्वविद्यालय से नहीं हैं। इसी बीच मैदान में मौजूद छात्रों ने जू यूनियन और लिन शिरपू के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत से कुछ बातों का अनुमान भी लगाया। इससे वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि किसी अन्य अकादमी के लोग उनके साथ स्पिरिट टैमिंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करेंगे। वे सिर्फ कैंगजोऊ विश्वविद्यालय से नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर हैं। क्या आपने अभी तक उस महिला को नहीं पहचाना? वह जियांगजोऊ विश्वविद्यालय की वर्तमान उपडीन हैं, जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के संस्थापक की बेटी हैं और कुछ साल पहले की एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्रा हैं। कुछ साल पहले जब उन्होंने 100 स्कूल्स लीग में भाग लिया था, तब उन्होंने काफ़ी हलचल मचा दी थी। अगर उस वर्ष प्रतिभाशाली छात्रों की बहुतायत न होती और जियांगजोऊ विश्वविद्यालय का पतन इतना अधिक न हुआ होता कि सारा भार अकेले उसी पर आ गया होता, तो उसके लिए जियांगजोऊ विश्वविद्यालय को 100 स्कूलों की लीग के शीर्ष 10 में वापस लाना असंभव नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। अचानक भीड़ में मौजूद कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र ने लिन शिरपू को पहचान लिया। यह उसकी है। ये सुनकर अन्य छात्र स्तब्ध रह गए। शिया देश विशाल और संसाधनों से समृद्ध था और वहां एक के बाद एक प्रतिभाशाली लोग उभरते रहे। हालांकि कुछ साल पहले आयोजित हुई 100 स्कूल्स लीग को सबसे अधिक प्रचार मिला था। उनमें से लिन शिरपू ने उस समय अचानक प्रसिद्धि हासिल की और उनका नाम पूरे शिया देश में प्रसिद्ध हो गया। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर उस समय किसी ने जानबूझकर उसे निशाना न बनाया होता तो लिन शिरपू शायद अपनी काबिलियत के दम पर ही जियांगजोऊ विश्वविद्यालय को 100 स्कूलों की लीग के शीर्ष 10 में वापस लाने में सक्षम हो सकती थी। तो फिर उसके बगल में बैठे उस व्यक्ति के बारे में क्या? वह तो बहुत जवान दिखता है। क्या वह जियांगजोऊ विश्वविद्यालय का छात्र हो सकता है? संभवतः। वाह, उनका उसे महत्व देना और प्रशिक्षण के लिए हमारे कांगजोऊ में लाना, ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिभा बहुत प्रबल है। लिन शिरपू की पहचान जानने के बाद कई छात्रों ने अपनी निगाहें उसके बगल में खड़ी ये जुबान की ओर मोड़ लीं। लिन शिरपू बेहद ताकतवर थी और उसकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए वह निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके पास वे जा सकें। लेकिन लिन शिरपू के साथ खड़ी ये जुबान अलग थी। ये जुबान को लिन शिरपू द्वारा साथ ले जाने का मतलब है कि वह वाकई में प्रतिभाशाली लोगों में भी एक असाधारण प्रतिभा का धनी होगा। भविष्य में 100 स्कूल्स लीग में भी शायद उन्हें ऐसा ही कोई व्यक्ति देखने को मिल जाए। भनभनाहट। तभी सामने लौकी की घाटी के बाहर स्थानिक उतार चढ़ाव के साथ अचानक एक विशाल चांदी सफेद द्वार प्रकट हुआ। आत्मा को वश में करने का गुप्त क्षेत्र खुल गया है। पल भर में सबकी निगाहें इस द्वार पर टिक गईं। वाइस डीन लिन, चलिए साथ चलते हैं। जू यूनियन ने लिन शिरपू की ओर देखा। निर्देशक जू, कृपया पहले बोलें। लिन शिरपू की निगाहें शांत थीं। अच्छे से। जू यूनियन ने सिर हिलाया और अब शिष्टाचार का पालन न करते हुए शिक्षकों के समूह के साथ साथ कांगजोऊ विश्वविद्यालय और कांगजोऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के छात्रों को चांदी सफेद द्वार से अंदर ले जाने के लिए अपना हाथ हिलाया। हालांकि जैसे ही ये शिक्षक और छात्र आत्मा को वश में करने वाले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए, उनमें से कई ने लिन शिरपू और ये जुबान पर एक नज़र डालने के लिए पीछे मुड़कर देखा। कैसा चल रहा है? क्या आपको बहुत दबाव महसूस हो रहा है? लिन शिरपू ने अपने बगल में ये हुआन को देखा। थोड़ा। ये जुबान ने सिर हिलाया। यह एहसास ऐसा है जैसे मैं कोई दुर्लभ जानवर हूं जिसे हर कोई देख रहा है। आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। लिन शिरपू मुस्कुराए। भविष्य में ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं, खासकर जब वह दिन आएगा जब आप 100 स्कूल्स लीग में भाग लेंगे, तब माहौल और भी भव्य हो जाएगा। या आप खुद को शेर राजा की तरह समझ सकते हैं और आपको देख रहे इन लोगों को अपनी प्रजा की तरह मान सकते हैं। एक शेर राजा। ये जुबान अवाक रह गई। उन्होंने वानशान विश्वविद्यालय के उस भर्ती प्रशिक्षक और उनके गोल्डन लायन किंग के बारे में सोचा। ऐसा प्रतीत होता था मानो इसमें एक बहुत ही प्रभावशाली आभा हो। उनकी प्रतीक्षा के दौरान कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के 1000 से अधिक शिक्षक और छात्र तेजी से आत्मा को वश में करने वाले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उन सभी के अंदर चले जाने के बाद ही लिन शिरपू ने धीरे धीरे ये जुबान को भी स्पिरिट टैमिंग सीक्रेट दायरे में ले गई। कांगजोऊ विश्वविद्यालय 100 विश्वविद्यालयों में 9वें स्थान पर है और इसकी रैंकिंग बहुत अस्थिर है। अगले सत्र में ये 10वें स्थान पर भी गिर सकती है। इसलिए उनमें से कुछ वास्तव में हमसे काफ़ी सावधान हैं। इसके अलावा पिछले 100 स्कूल लीग और अन्य आयोजनों में हमारे जियांगजोऊ विश्वविद्यालय की कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के साथ कई शिकायतें रही हैं। अभी अभी जिस शू नाम के आदमी की बात हो रही है, उसे मेरे बड़े भाई ने अतीत में कई बार पीटा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति है। वैसे भी ये कैंगजोऊ विश्वविद्यालय का इलाका है। यहाँ आने का हमारा मुख्य उद्देश्य केवल आपके टायरेंट ड्रैगन बीस्ट के विकास के लिए आपको सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध कराना है।
इसलिए जब तक कोई गड़बड़ी नहीं करता, हम यथासंभव शांत रह सकते हैं। जैसे ही वे आत्मा को वश में करने वाले गुप्त क्षेत्र में दाखिल हुए, लिन शिरपू ने अचानक ये कुछ वाक्य कहे। ये सुनकर ये जुबान ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उन्हें अचानक समझ में आ गया कि निदेशक जू बोलते समय इतने विनम्र क्यों लग रहे थे। फिर भी उसे हमेशा एक दूरी का एहसास होता था। मैं समझता हूँ। लिन शिरपू के शब्दों के अर्थ को ध्यानपूर्वक समझने के बाद ये जुबान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक उसी क्षण, जैसे ही वे दोनों चांदी सफेद रंग के स्थानिक द्वार से बाहर निकले, जमीन पर खड़ा एक घोर काला विशालकाय टावर अचानक उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। उसी समय कांगजोऊ विश्वविद्यालय के सभी छात्र इस टावर के सामने खड़े थे। वाइस डीन लिन, मेरी माफी। लिन शिरपू को स्पिरिट टैमिंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करते देख जू यूनियन थोड़ी शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इसलिए हमारी अकादमी के छात्र यहाँ आने से पहले ही कतार में लग गए थे। इसलिए इस बार मैं आपसे केवल यही अनुरोध कर सकता हूं कि आप हमारी अकादमी के छात्रों को स्पिरिट टैमिंग टावर में क्रम से प्रवेश करने दें और उनके प्रवेश करने के बाद आपकी अकादमी के छात्रों को प्रवेश करने दें। जैसा होना चाहिए वैसा ही है। यह आपके कैंगजोऊ विश्वविद्यालय का गुप्त क्षेत्र है, इसलिए स्वाभाविक ही है कि आपके अपने लोग पहले अंदर जाएं। लिन शिरपू ने सिर हिलाकर कहा, हमारे जियांगजोऊ विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही होगा। जू यूनियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। उनकी नज़र में लिन शिरपू अभी भी एक छोटी लड़की थी, इसलिए उनका उसे परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। बेशक वह भी बहुत करीब नहीं होगा। अकादमियों के बीच प्रतिस्पर्धा की बात करें तो उनके विचार में यह अपनी ताकत के माध्यम से अपने असली रंग दिखाने का मामला था। अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। अध्याय 47, आपदा, दिव्य तितली, मानसिक ऊर्जा, खेती की तकनीक। जब तक जू यूनियन वहां पहुंची, ये जुबान ने पाया कि कांगजोऊ विश्वविद्यालय और कांगजोऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के छात्र पहले ही स्पिरिट टैमिंग टावर में प्रवेश करना शुरू कर चुके थे। ये जुबान ने चारों ओर देखा और पाया कि घोर अंधेरे में डूबे स्पिरिट टैमिंग टावर के शरीर पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थीं। हर जानवर सजीव और वास्तविक लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे मीनार के ढांचे से बाहर निकलकर अपने सामने मौजूद हर चीज को निगल सकते हों। जू यूनियन कुछ समय के लिए लिन शिरपू के साथ रहने आया, लेकिन फिर उसने कुछ अन्य कामों का बहाना बनाकर जाने का फैसला किया। वह उनके साथ रहने के लिए केवल एक शिक्षक को ही पीछे छोड़ गया। जो शिक्षिका वहीं रुकी रहीं, उनका उपनाम नियान था और वह एक महिला शिक्षिका थीं। वह लिन शिरपू को पहले से जानती थी। दोनों ने बातचीत की और हंसे, जो उस धुंधले असहज माहौल से कहीं बेहतर था जो जू यूनियन की उपस्थिति में मौजूद था। ये जुबान ने अपना अधिकांश ध्यान कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के छात्रों पर केंद्रित किया। क्योंकि वे स्पिरिट टैमिंग टावर में प्रवेश करने वाले थे, इसलिए कई लोगों ने अपने अपने जानवरों को छोड़ दिया था। इससे ये जुबान की आंखें तुरंत खुल गईं। हालांकि उसने पहले ही इंटरनेट पर जानवरों के बारे में काफ़ी जानकारी देखी थी और कई वीडियो भी देखे थे। वीडियो देखने की तुलना इन जानवरों के साथ आमने सामने की बातचीत से नहीं की जा सकती। क्या वह तितली आपदा की देवी, स्वर्गीय तितली है? अचानक ये जुबान की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने लंबे लहराते बालों वाले एक छात्र पर अपनी निगाहें टिका दीं। छात्रा ने काली पोशाक पहनी हुई थी और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी बाहों के बीच एक हल्की तितली का निशान बना हुआ था। जब वह अखाड़े में चुपचाप खड़ी थी तो उसके चेहरे पर शांति का भाव था। फिर भी किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसके कंधे पर एक काली तितली बैठी थी जो धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ा रही थी। ये जुबान को जिस आपदाकालीन स्वर्गीय तितली के होने का संदेह था, वह स्वर्ण श्रेणी की थी। 5 सितारा गुणवत्ता वाला शानदार जानवर। ऐसा कहा जाता था कि यह आपदाएं उत्पन्न करने में सक्षम था, जिससे शत्रु का भाग्य अत्यंत खराब हो जाता था। हालांकि इस तरह का जानवर बेहद दुर्लभ था और ये जुबान ने इंटरनेट पर इसके बारे में केवल थोड़ी सी जानकारी देखी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बेशक ये जुबान के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। जब उसे निर्णय लेना मुश्किल लगता था तो वह सीधे अपने पशु वशीकरण संपादक की शक्ति का उपयोग करके उसकी पहचान कर लेता था। ये सचमुच एक आपदा है, हे दिव्य तितली। ये जुबान ने पहचान पूरी करने के बाद तुरंत ही अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हटकर बाकी सभी की तरह ही उस भयानक प्राणी से दूरी बना ली। उनकी पहचान के अनुसार ये तितली वास्तव में स्वर्ण श्रेणी की 5 सितारा प्रजाति थी और यह गोल्ड रैंक भी था। चरम जानवर। इसी क्षण जब ये जुबान ने उस छात्रा को देखा तो लिन शिरपू ने भी अपनी निगाहें उस पर टिका दीं। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी, फिर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। स्वर्ण रैंक 5 सितारा गुणवत्ता वाली डिजास्टर हेवनली बटरफ्लाई वास्तव में दुर्लभ थी, लेकिन ये जुबान की प्रतिभा की ताकत उसकी शुरुआती उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसे विश्वास था कि एक बार ये जुबान बड़ा हो जाए तो वह निश्चित रूप से किसी से कम नहीं होगा।
ये सोचते हुए वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना सिर घुमाकर ये जुबान की ओर देखा। उसने सोचा कि क्या ये जुबान ब्लैक आयरन रैंक तक पहुंचने पर एक अच्छी पशु वशीकरण प्रतिभा को जागृत कर पाएगा, और क्या वह 2 और जानवरों को अनुबंधित करने में सक्षम होगा। स्विश। इस समय कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा स्पिरिट टैमिंग टॉवर के खुले काले द्वार से प्रवेश करने के 3 मिनट बाद कुछ छात्र अंततः अंदर से बाहर निकले। हालांकि स्पिरिट टैमिंग टॉवर से बाहर निकलने और ये देखने के बाद कि वहां केवल वही मौजूद है, उसके चेहरे के भाव बदल गए और शर्मिंदगी के भाव प्रकट हुए। स्विश स्विश। लेकिन इसके तुरंत बाद स्पिरिट टैमिंग टॉवर द्वारा उसके शरीर के चारों ओर और भी आकृतियां भेजी गईं। आत्मा को वश में करने वाले टावर की परीक्षाएं खतरनाक नहीं हैं। उसके बगल में न्यान उपनाम वाले शिक्षक ने ये जुबान के चेहरे पर उलझन भरे भाव देखे और समझाया, स्पिरिट टैमिंग टॉवर का मुख्य भाग एक बहुत ही विचित्र वस्तु है। इसमें न केवल बुद्धिमत्ता है बल्कि यह बहुत शक्तिशाली भी है। जब हम इस गुप्त क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर रहे थे तब हमारे कांगजोऊ ने स्पिरिट टैमिंग टॉवर के साथ समझौता करने से पहले 2 राजाओं को भेजा था। इससे हर साल 1000 से अधिक छात्रों को यहाँ प्रशिक्षण के लिए प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। क्या इसमें बुद्धि है? ये जुबान हैरान दिख रहा था। लिन शिरपू ने उसे इसके बारे में पहले नहीं बताया था। इस बारे में सोचते हुए उसने अचानक धीमी आवाज में पूछा, शिक्षक नियान, क्या इस स्पिरिट टैमिंग टॉवर को भी एक जानवर की तरह माना जा सकता है और हमारे द्वारा अनुबंधित किया जा सकता है? दुर्भाग्यवश ये संभव नहीं है। ये सुनकर नियान उपनाम वाली शिक्षिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ खंडहरों से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार केवल बुद्धि से युक्त जन्मजात आध्यात्मिक खजाने को ही एक पशु स्वामी द्वारा एक पशु के रूप में अनुबंधित किया जा सकता है। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि सहज आध्यात्मिक खजाना किस प्रकार का अस्तित्व है, हमारे नीले ग्रह पर किसी ने भी इसे कभी नहीं देखा है। स्पिरिट टैमिंग टॉवर की बात करें तो राजाओं के अनुमान के अनुसार इसे कुछ ऐसे जानवरों द्वारा बनाया गया होगा जो विशेष विधियों का उपयोग करके वस्तुओं को परिष्कृत करने में सक्षम हों। इसे केवल कुछ विशेष जानवर ही चला सकते हैं और हम जैसे बीस्ट मास्टर इसे अनुबंधित नहीं कर सकते। क्या ऐसे जानवर भी हैं जो वस्तुओं को परिष्कृत करने में सक्षम हैं? ये जुबान को ऐसा लगा मानो उसके दिल में एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। हाँ, ऐसे जीव मौजूद तो हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ हैं। साथ ही हमारे नीले ग्रह पर दिखाई देने वाले ऐसे जीवों की गुणवत्ता और श्रेणी भी अधिकतर उच्च नहीं होती और वे खंडहरों से मिले दस्तावेजों में दर्ज शक्तिशाली जीवों से तुलनीय नहीं हैं। किनारे पर खड़ी लिन शिरपू ने कहा, क्या ऐसा है? ये जुबान सोच में डूबी हुई लग रही थी। जब वे बातें कर रहे थे तब तक छात्रों के पहले समूह के स्पिरिट टैमिंग टॉवर में प्रवेश करने के बाद 5 मिनट से अधिक समय बीत चुका था। इस समय स्पिरिट टैमिंग टॉवर के अंदर केवल कुछ ही छात्र बचे थे जो वहां डटे हुए थे। इतने लंबे समय तक टिके रहना वाकई बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक ने यह दृश्य देखा और संतोष से कहा, एक बार जब कोई बीस्ट मास्टर स्पिरिट टैमिंग टॉवर में प्रवेश कर लेता है तो उसे स्पिरिट टैमिंग टॉवर द्वारा उसकी रैंक के आधार पर चुने गए विरोधियों की लहरों का सामना करना पड़ता है। वे जितनी देर तक अंदर टिके रहेंगे और जितने अधिक स्तर पार करेंगे, उनका अंतिम मूल्यांकन उतना ही अधिक होगा। आमतौर पर 3 मिनट तक अंदर टिके रहने पर 60 अंकों का मूल्यांकन मिलता है, जिसे मुश्किल से पास माना जाता है और इससे कुछ औसत पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 4 मिनट तक लगातार प्रयास करता है तो उसे लगभग 70 अंकों का मूल्यांकन प्राप्त हो सकता है, और इसी तरह आगे भी 5 मिनट 80 अंकों का मूल्यांकन होता है। 6 मिनट का मूल्यांकन 90 अंकों का होता है। हालांकि स्पिरिट टैमिंग टॉवर की खोज के बाद से केवल 1 दर्जन या उससे कुछ अधिक लोग ही 90 अंकों का मूल्यांकन प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। केवल 3 लोगों को ही 91 अंकों का मूल्यांकन प्राप्त हुआ है, और केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने 92 अंकों का मूल्यांकन प्राप्त किया है। स्विश स्विश। शिक्षक के भाषण समाप्त होते ही कई छात्र एक के बाद एक स्पिरिट टैमिंग टॉवर से बाहर निकल गए। ये कैसा था? उन्हें बाहर जाते देख एक शिक्षक तुरंत उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। कुछ कमी रह गई, मुझे केवल 89 अंकों का मूल्यांकन मिला। चमकीले लाल बालों वाला एक छात्र जिसकी लंबाई 1.9 मीटर थी ने खेदपूर्वक अपना सिर हिलाया। अफसोस, मेरी हालत तो और भी खराब थी, मुझे तो सिर्फ 88 अंक मिले। मुझे 87 अंक मिले। अन्य छात्रों ने भी सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सिर हिलाया, मैदान में मौजूद अन्य छात्र उन्हें ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। कई लोगों के लिए ऐसे परिणाम पहले से ही पहुंच से बाहर थे। स्पिरिट टैमिंग टॉवर के सामने कुछ लोगों को यूं ही समय बर्बाद करते देखे जुबान अवाक रह गया। ये बिल्कुल अतीत में परीक्षा के बाद के समय जैसा लग रहा था, जब कई शीर्ष छात्र एक साथ इकट्ठा होते थे और उनमें से एक कहता था, मैंने एक प्रश्न गलत कर दिया, शायद मेरे 2 या 3 अंक कट जाएंगे। और एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैं तो और भी बुरा हूं, मैंने परीक्षा पूरी की और झपकी ले ली, और जमा करने से ठीक पहले मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक प्रश्न गलत पढ़ा था। ठीक है, चूंकि तुम बाहर आ ही गए हो तो जल्दी करो और अपनी टीम के पास वापस जाओ।
जो शिक्षक उनसे पूछने गया था वह उनके व्यवहार को तुच्छ समझता प्रतीत हुआ। उसने हाथ के इशारे से उन्हें नीचे जाने का संकेत दिया और फिर छात्रों के अगले समूह को स्पिरिट टैमिंग टॉवर में प्रवेश करने दिया। स्पिरिट टैमिंग टॉवर में प्रवेश करने वाले छात्रों की इस लहर में वह छात्रा भी शामिल थी जिस पर डिजास्टर हेवनली बटरफ्लाई नामक राक्षस को धारण करने का संदेह था। इससे ये जुबान की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि यह छात्र स्पिरिट टैमिंग टॉवर में कितने समय तक रह पाएगा। अरे हाँ, इस समय न्यान उपनाम वाले शिक्षक को कुछ याद आया और उन्होंने ये जुबान से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पता है या नहीं ये जुबान, लेकिन प्रवेश के बाद प्रत्येक छात्र की प्रतिभा का मूल्यांकन सबसे पहले स्पिरिट टैमिंग टॉवर द्वारा किया जाता है। प्रतिभाशाली छात्रों को उनके पुरस्कार प्राप्त करते समय कुछ विशेष रियायतें भी दी जाएंगी। विशेष रूप से असाधारण प्रतिभा वाले छात्र जो मानसिक ऊर्जा प्रशिक्षण का विकल्प भी चुन सकते हैं। आत्मा को वश में करने वाले टावर से बाहर निकालने की साधना तकनीक। बेशक इसके लिए आमतौर पर कम से कम 90 अंकों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। वह बहुत उत्सुक थी और सोच रही थी कि लिन शिर्पू द्वारा इतना सम्मान पाने वाले ये जुबान को किस तरह का मूल्यांकन प्राप्त होगा। बेशक वह अकेली नहीं थी जो उत्सुक थी। कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के लगभग सभी शिक्षक और छात्र ये जुबान के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। मानसिक ऊर्जा, खेती की तकनीक। ये जुबान ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि बीस्टमास्टर का रैंक बढ़ाने के लिए वे केवल अपने जानवरों से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर ही निर्भर रह सकते हैं? बिल्कुल, न्यान उपनाम वाली शिक्षिका ने सिर हिलाया। वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित लग रही थी कि ये जुबान को इस बारे में पता भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यद्यपि इस दुनिया में ऐसी कोई साधना तकनीक नहीं है जो किसी बीस्टमास्टर को रैंक बढ़ाने में सहायता करे, लेकिन ऐसी साधना तकनीकें हैं जो किसी बीस्टमास्टर को अपनी मानसिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की अनुमति देती हैं। और इस प्रकार की तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद उनमें से अधिकांश एक बीस्टमास्टर को हर रैंक पर या हर कुछ रैंक पर एक विशेष क्षमता हासिल करने की अनुमति दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि मंत्र या विशालकाय मंत्र जो किसी जानवर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। और परिष्कृत मानसिक ऊर्जा इन क्षमताओं की शक्ति को और भी अधिक बढ़ा सकती है। क्या यह उस विशेष प्रतिभा के समान है जो बीस्टमास्टर को रैंक अप करने पर जागृत होती है? ये जुबान का दिल बेचैन हो गया जब उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल यही बात है। न्यान उपनाम वाले शिक्षक ने सिर हिलाया और कहा, बात बस इतनी है कि तुलनात्मक रूप से इस तरह से विकसित की गई क्षमताएं ज्यादातर बीस्टमास्टर द्वारा जागृत की गई प्रतिभा क्षमताओं की तुलना में कमजोर होती हैं। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिन शिर्पू ने बगल से कहा। हमने जियांगजोऊ विश्वविद्यालय में दर्जनों साधना तकनीकें एकत्र की हैं। जब आप ब्लैक आयरन रैंक प्राप्त कर लेंगे तो मैं आपके लिए सबसे उपयुक्त तकनीक चुनकर आपको दे दूंगी। हालांकि वह रुकी और बोली, बेशक अगर आप स्पिरिट टैमिंग टावर में बेहतर कल्टीवेशन टेक्निक प्राप्त कर सकते हैं तो वह भी ठीक है। अध्याय 48। ये जुबान के पशु स्वामी की पहचान कौशल। समय बीतता गया और जल्द ही 5 मिनट से अधिक का समय और बीत गया। इस बार कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के कई लोगों ने प्रतीक्षा करते हुए ये जुबान की तरह ही प्रत्याशा की भावना महसूस की। आसपास के छात्रों के बीच हुई कुछ चर्चाओं के माध्यम से ये जुबान को पहले से ही पता था कि कैलामिटी स्काई बटरफ्लाई से अनुबंध करने वाले बीस्टमास्टर का नाम अंजू था। वह कैंगजोऊ विश्वविद्यालय में तीसरे वर्ष की छात्रा थी। जब उसने दाखिला लिया तब वह सिल्वर रैंक पर थी। अब 3 साल बाद वह पहले ही गोल्ड रैंक बीस्टमास्टर बन चुकी थी और कई लोगों का अनुमान था कि वह प्लेटिनम रैंक बीस्ट टैमर बनने से ज़्यादा दूर नहीं हो सकती है। ऐसी प्रतिभा जोंगजोऊ विश्वविद्यालय के चौथे वर्ष के छात्र फैंग जियांगमिंग से बिल्कुल भी कम नहीं थी, जिसे ये जुबान ने पहले इंटरनेट पर देखा था, जिसने 4 सितारा गुणवत्ता वाले प्लेटिनम रैंक ड्रैगन ब्लड पीकॉक को अनुबंधित किया था। स्विश। जब सब लोग इंतजार कर रहे थे तभी अचानक स्पिरिट टैमिंग टावर से एक दुबली पतली आकृति बाहर निकली। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आंजू थी। वह छात्रों के इस समूह में स्पिरिट टैमिंग टावर में प्रवेश करने वाली आखिरी छात्रा थी। समय 6 मिनट और 3 सेकंड। ये जुबान ने समय पर एक नज़र डाली। कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के पिछले परिणामों के अनुसार इस बार एंजू को 91 अंक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिला। दूसरे शब्दों में कहें तो स्पिरिट टैमिंग टावर की ऐतिहासिक रैंकिंग में एंजू अब 3 अन्य लोगों के साथ दूसरे स्थान पर बराबरी पर हो सकती है। उस विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति के बाद पहले स्थान पर केवल एक ही प्रतिभा थी। जहां तक स्पिरिट टैमिंग टावर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले उस विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति की बात है जिस युग में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, वह कई दशक पहले की बात है। अब वे ब्लू स्टार पर एक प्रसिद्ध किंग लेवल बीस्टमास्टर के रूप में काफी समय से पहचान बना चुके थे। मुझे आश्चर्य है कि 91 अंक प्राप्त करने पर किस श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है, ये जुबान ने उत्सुकता से सोचा। वह एक प्रशिक्षु पशु प्रबंधक था। प्रशिक्षु पशु प्रबंधकों में उसे लगता था कि बहुत कम लोग ही उसके बराबर के होंगे। 91 अंक, 6 मिनट और 3 सेकंड। एंजू कितनी मजबूत है।
इसी बीच जब एनजू स्पिरिट टैमिंग टावर से बाहर निकली तो कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के कई छात्रों ने उनका उत्साहवर्धन किया। एनजू की काबिलियत का मतलब था कि कैंगजोऊ विश्वविद्यालय आगामी 100 स्कूलों की लीग में बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है, जिससे कैंगजोऊ विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ने की संभावना मिलेगी। ये जुबान के बगल में लिन शिरपू ने उसकी ओर देखा। इस पीढ़ी में चाहे वह कैंगजोऊ विश्वविद्यालय हो, जोंगजोऊ विश्वविद्यालय हो या अन्य शीर्ष क्रम के विश्वविद्यालय हो, प्रतिभाओं की भरमार थी। तुलनात्मक रूप से हालांकि ये जुबान भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन दूसरों की तुलना में वह थोड़ा बाद में सामने आया था। जब तक ये जुबान 100 स्कूल्स लीग में भाग लेने में सक्षम होती, तब तक वे प्रतिभाशाली छात्र संभवतः अपने अपने विश्वविद्यालयों से स्नातक हो चुके होते। बेशक ये जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के लिए एक अच्छी बात थी। स्विश स्विश स्विश। इस समय कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की जय जयकार के बीच 100 छात्रों का एक और समूह स्पिरिट टैमिंग टावर में दाखिल हुआ। कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के कई समूहों को एक के बाद एक स्पिरिट टैमिंग टावर में प्रवेश करते हुए देखकर ये जुबान का मूड धीरे धीरे शांत हो गया। वह अखाड़े में चुपचाप खड़ा रहा। पशुपालन संपादक का उपयोग करते हुए उसने आसपास के पालतू जानवरों का बड़े चाव से अवलोकन किया। कभी कभी उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई देता था, और इस इंतजार के बीच लगभग 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया। इतना समय बीत जाने के बाद कैंगजोऊ विश्वविद्यालय के बहुत कम छात्र बचे थे, और ये सभी छात्र लगभग पूरी तरह से कैंगजोऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के छात्र थे। हम में से कुछ ही लोग हाई स्कूल के पहले और दूसरे साल से हैं। ऐसा लगता है कि हमें बाद में जियांगजोऊ विश्वविद्यालय के उस व्यक्ति के साथ मिलकर स्पिरिट टैमिंग टावर में प्रवेश करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में शेष बचे प्रथम और द्वितीय वर्ष के हाई स्कूल के कई छात्र समय समय पर ये जुबान की ओर देखते थे। वे अलग अलग स्कूलों से आए थे और अगली बार निश्चित रूप से एक प्रतियोगिता होगी। ये प्रतियोगिता न केवल व्यक्तिगत गौरव की बात थी, बल्कि संबंधित विद्यालयों के सम्मान की भी बात थी। चिंता मत करो, हमारे स्कूल से जू कैंचान और सोंग जिया के यहाँ होने से हम निश्चित रूप से इस व्यक्ति से नहीं हारेंगे। कैंगजोऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के छात्रों में से किसी ने निश्चितता के साथ बात की। जिन जू कैंचान और सोंग जिया की वे बात कर रहे थे, वे दोनों ही संबद्ध हाई स्कूल के प्रशिक्षु पशुगुरुओं में उत्कृष्ट व्यक्ति थे। ये जुबान ने दूर से कुछ बातचीत सुनी, लेकिन वह बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। बेशक उन्होंने जू कैंचान और सोंग जिया को भी देखा। दोनों की शक्ल सूरत असाधारण थी। उनमें से जू कैंचान के बगल में सोने के पत्थर की एक विशाल बुद्ध प्रतिमा थी। वह विशाल बुद्ध प्रतिमा 3 मीटर से अधिक ऊंची थी, पूरी तरह से तेजस्वी थी, और यह अज्ञात था कि वह किस चीज से बनी थी, फिर भी वह स्वतंत्र रूप से गतिमान थी। विशेष रूप से इसकी सुनहरी बुद्ध जैसी गहरी आंखें, जो गंभीर दिखती थीं और लोगों को अनजाने में ही मोहित कर लेती थीं। एक नज़र में ही लोगों को पता चल गया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। स्वर्ण पत्थर की विशाल बुद्ध प्रतिमा। रैंक शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षु रैंक। क्षमताएं स्वर्ण पत्थर से बना बुद्ध का शरीर, बुद्ध की मोक्ष की आंख, पर्वत को चीरने वाली बुद्ध की हथेली। ये जुबान ने एक नज़र में ही स्वर्ण पत्थर से बनी विशाल बुद्ध प्रतिमा के गुणों को पहचान लिया। यह विशाल बुद्ध प्रतिमा, जैसा कि अपेक्षित था, 5 सितारा गुणवत्ता वाली शीर्ष श्रेणी की प्रशिक्षु श्रेणी की पालतू वस्तु थी, और इसके तीनों कौशल भी 5 सितारा गुणवत्ता के थे। इससे ये जुबान बहुत उत्सुक हो गया। उसने सोचा कि अगर इसका सामना उसके अत्याचारी ड्रैगन जानवर से हो जाए, जिसके पास 6 5 सितारा कौशल हैं, तो क्या होगा। सोंग जिया की बात करें तो उसके पीछे हरे रंग की त्वचा वाली एक विशालकाय वन छिपकली चल रही थी। वह विशालकाय छिपकली 5 या 6 मीटर लंबी थी। उसके शरीर पर अनगिनत बड़े और छोटे मांस के उभार थे, और उसकी जीभ सांप की तरह 2 भागों में बनती हुई थी, जो अंदर बाहर फड़फड़ाती रहती थी। ये जुबान ने इस विशाल छिपकली की विशेषताओं की भी पहचान की। उन्हें पता था कि यह भी 5 सितारा गुणवत्ता का उत्पाद है। प्रशिक्षु रैंक का पालतू जानवर। इसका नाम विशैला वनहरा छिपकली राजा था। ये जीव अत्यंत विशैला था। यदि कोई इसे काट ले तो उसी रैंक के बहुत कम लोग जीवित बच पाते थे। बेशक इस जहरीली वनहरी छिपकली की सीमाएं भी बहुत अधिक थीं। यदि इसका सामना अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट या स्वर्ण पत्थर के महान बुद्ध जैसे किसी विशेष जीव से होता है, तो इसका जहर बहुत प्रभावी नहीं होगा। उपदीन लिन। इस समय काफी देर से अनुपस्थित रहे जू यूनियन दूर से चलकर आए और लिन शिरपू से बोले, स्पिरिट टैमिंग टावर की परीक्षा समाप्त होने वाली है। आप अपने छात्र को छात्रों के अंतिम समूह के साथ प्रवेश करने दे सकते हैं। ठीक है लिन। शिरपू ने सिर हिलाया और ये जुबान को इशारा करते हुए अपना सिर घुमाया। आगे बढ़ो। ये जुबान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्के से सिर हिलाया और कैंगजोऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल के छात्रों के अंतिम समूह के साथ स्पिरिट टैमिंग टावर के खुले काले गेट से अंदर चला गया। गुंजन। जैसे ही एक स्थानिक उतार चढ़ाव फैला, ये जुबान, जो अभी अभी स्पिरिट टैमिंग टावर में दाखिल हुआ था, ने महसूस किया कि उसकी आकृति अचानक उस स्थान से गायब हो गई जहां वह था। वह एक काले पत्थर के कमरे में प्रकट हुआ।
कृपया बीस्टमास्टर के साथ आगे बढ़ें। योग्यता की पहचान। जैसे ही वह यहाँ प्रकट हुआ, अंतरिक्ष से एक बुरी आवाज़ सुनाई दी। फिर उसके सामने एक अर्धपारदर्शी सफ़ेद प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। ये जुबान की निगाह इस प्रकाश के गोले पर पड़ी। उसके मन में तुरंत एक संदेश उभर आया। वह जानता था कि जब तक वह इस प्रकाश के गोले को अपने हाथ में रखेगा, यह उसके बीस्टमास्टर की पहचान करा देगा। कौशल, मेरे बीस्टमास्टर की पहचान करें कौशल। ये जुबान एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने हाथ बढ़ाकर सफ़ेद प्रकाश के गोले को पकड़ लिया। उन्होंने इस मामले पर पहले भी विचार किया था। वह जानता था कि अगर उसने बीस्टमास्टर का प्रदर्शन नहीं किया तो यदि उसकी योग्यता का निर्धारण नहीं हो पाता है तो वह चुनौती के अगले चरण को शुरू नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसके पास लिन शिरपू को समझाने का कोई तरीका नहीं होगा, जिसने उसे यहाँ लाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। गुंजन, जैसे ही ये जुबान ने सफ़ेद प्रकाश के गोले को पकड़ा, वह तुरंत कांप उठा। इसने उसके दिमाग में संदेश भेजे। ब्लैक आयरन रैंक, ब्रॉन्ज रैंक, सिल्वर रैंक, किंग रैंक, लेजेंडरी रैंक, मोनार्क लेवल। लेकिन जब ये संदेश अंत तक प्रसारित हुए तो वे सभी प्रश्न चिन्ह में बदल गए। क्या बकवास है। ये जुबान स्तब्ध रह गई। और जैसे ही वह स्तब्ध हुआ, बाहर इंतजार कर रही लिन शिरपू कैंगजोउ विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों के साथ सभी ने पाया कि विशाल और भव्य स्पिरिट टैमिंग टॉवर, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो कभी ढहेगा ही नहीं। दरअसल ये जुबान और अन्य छात्रों के अंदर आने के कुछ ही क्षण बाद ये थोड़ा काम गया। अध्याय 49, दुर्जय अत्याचारी ड्रैगन दानव, कुचलने वाली ताकत से स्तरों को पार करना। क्या हो रहा है। वे अभी अभी अंदर गए हैं। क्या उन्हें पशु वश में करने की योग्यता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। लिन शिरपू, जू यूनियन और अन्य सभी ने स्पिरिट टैमिंग टॉवर में हुई असामान्य घटना को देखते हुए गंभीर भाव धारण कर लिए। विशेष रूप से जू यूनियन ने तुरंत एक काला टोकन निकाला। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा उसमें डाली, मानो किसी चीज से संवाद कर रहा हो। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर शांति छा गई। मैंने अभी अभी स्पिरिट टैमिंग टॉवर से संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि यह घटना उनकी आंतरिक ऊर्जा के संचार के कारण हुई थी और अंदर मौजूद छात्र पूरी तरह से ठीक हैं। ये सुनकर बाकी लोग आखिरकार राहत की सांस ले पाए। पशु वश में करने की योग्यता का आकलन पूरा हो गया है। आपकी पशु वश में करने की योग्यता क्या है। इसी बीच स्पिरिट टैमिंग टॉवर के अंदर प्रकाश का एक पारदर्शी गोला टिमटिमा उठा। एक संदेश सीधे ये जुबान के दिमाग में भेजा गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने मन में 3 प्रश्न चिन्ह देखकर ये जुबान अवाक रह गया। उन्हें थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वह सोचने लगा कि कहीं आगे कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। गुंजन, जैसे ही ये विचार उसके मन में कौंधे, स्थान में बदलाव आया और उसकी आकृति अचानक काले पत्थर के कमरे से गायब हो गई। वह एक विशाल अंतरिक्ष में प्रकट हुआ। वह जगह अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। जमीन भी बिल्कुल समतल थी। हालांकि अंतरिक्ष का अंतिम छोर धूसर धुंध से भरा हुआ था, जिससे इसके पीछे क्या छिपा है ये देखना असंभव हो जाता है। चुनौती 3 सेकंड में शुरू होगी। कृपया तैयार हो जाए। ऊपर से एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी। किसी कारणवश ये जुबान को यह महसूस हुए बिना नहीं रह सका कि इस वृद्ध व्यक्ति की आवाज में एक अजीब, अकथनीय भावना समाहित है। हालांकि ये जुबान के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था और उसने जल्दी से अपने पशु वशीकरण वलय से अत्याचारी ड्रैगन जानवर को बुलाया। जहां तक शियाओ वान की बात है, वह उसकी मुट्ठी में ही रही। कदम दर कदम ये जुबान द्वारा अत्याचारी ड्रैगन जानवर को बुलाए जाने के तुरंत बाद स्याही जैसे हरे रंग की त्वचा और नुकीले कानों वाली एक आकृति अचानक दूर से कोहरे में प्रकट हुई। क्या ये कोई प्राचीन वन आत्मा है। ये जुबान के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट टैमिंग टॉवर द्वारा आयोजित पहला परीक्षण प्रतिद्वंद्वी एक प्राचीन वन आत्मा होगा। ये जुबान ने प्राचीन वन आत्मा को देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने पशु वशीकरण संपादक का उपयोग करके उसके गुणों को देखने का प्रयास किया। हालांकि परिणाम देखकर उसने अपना सिर हिला दिया। जैसा कि अन्य लोगों ने कहा था, स्पिरिट टैमिंग टॉवर द्वारा आयोजित सभी विरोधी मायावी आत्माएं थीं। वे वास्तविक सजीव प्राणी नहीं थे, इसलिए उनके पशु वशीकरण संपादक का यहाँ मुकदमे के विरोधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलो लड़ाई करें। ये सोचते हुए ये जुबान ने जियाओ वान की ओर एक नज़र डाली। शियाओ वान, जिसका उससे टेलीपैथिक कनेक्शन था, तुरंत उसके कंधे से उड़ गई। अपने छोटे से हाथ के इशारे से उसने हरे पत्तों से ढकी एक लता प्रकट कर दी। ये लता उत्परिवर्तित ग्रीनवुड वाइन थी। इसने मूल आयर्नवुड थॉर्न के सभी गुणों को पूरी तरह से विरासत में प्राप्त कर लिया था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसकी नोक तेजी से एकदम काली और चमकदार हो गई और अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। वूश! अगले ही पल उत्परिवर्तित हरी लकड़ी की बेल का भला हवा में तेजी से उड़ा और पलक झपकते ही प्राचीन लकड़ी की आत्मा तक पहुंच गया। प्राचीन वन आत्मा फुर्ती से खुले मैदान में दौड़ती हुई हमले से बचने के लिए दाईं ओर मुड़ गई।
शाओवान के विपरीत सामान्य प्राचीन वन आत्माएं अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली थीं। हमले से बचने के बाद वह तुरंत ये जुबान पर हमला करने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ा। गर्जन। अत्याचारी अजगर राक्षस ने धीमी दहाड़ मारी। उसकी सुनहरी रंग की अजगर जैसी आंखों से एक मोहक, आत्मा को झकझोर देने वाली रोशनी निकली, जिसने प्राचीन वन आत्मा पर अपनी निगाहें जमा लीं। पलक झपकते ही प्राचीन वन आत्मा अपनी जगह पर जम गई। स्विश। ठीक उसी समय वह उत्परिवर्तित हरी लकड़ी की बेल, जिसे शियाओ वान ने पहले चूक दिया था, अचानक मुड़ गई। हरे रंग के पवित्र आत्मा सर्प की तरह ये प्राचीन वन आत्मा के चारों ओर लिपट गया। अगले ही क्षण उत्परिवर्तित हरी लकड़ी की बेल से नुकीले कांटे निकले और प्राचीन लकड़ी की आत्मा के शरीर में बेरहमी से घुस गए। प्राचीन वन आत्मा ने दर्द भरी चीख निकाली। उसका शरीर तेजी से मायावी बन गया और अंतरिक्ष से गायब हो गया। क्या पहला स्तर पहले ही समाप्त हो चुका है? ये जुबान ने ये देखकर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उन्हें लगा कि यह स्तर उनके लिए थोड़ा ज्यादा सरल था। पहले जा चुके छात्रों की चर्चाओं के अनुसार स्पिरिट टैमिंग टॉवर में प्रवेश करने पर उनका सामना एक ऐसे द्वारपाल से होगा जिसका पद ठीक उनके समान होगा। यदि चुनौती देने वाला 3 मिनट के भीतर इस द्वारपाल को हराने में विफल रहता है, तो 3 मिनट की अवधि समाप्त होने के बाद उस स्थान पर एक और अधिक शक्तिशाली द्वारपाल प्रकट हो जाएगा। 2 द्वारपालों के एक साथ हमला करने पर अधिकांश छात्रों को कुछ ही सेकंड के भीतर स्पिरिट टैमिंग टॉवर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए स्पिरिट टैमिंग टॉवर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक छात्र को प्रत्येक स्तर के द्वारपाल को यथाशीघ्र हराना पड़ता था। प्राचीन वन आत्मा को हराने के बाद ये जुबान ने चारों ओर देखा। कुछ भी असामान्य न देखकर वह चुपचाप इंतजार करता रहा, कदम दर कदम। जल्द ही, जैसे ही 3 मिनट बीते, मांस के ढेलों से ढका एक विशालकाय प्राचीन मगरमच्छ कोहरे से बाहर निकला। क्या ये दूसरे स्तर का द्वारपाल है? प्राचीन मगरमच्छ को देखते ही अत्याचारी ड्रैगन जानवर ने ये जुबान के आदेश का इंतजार भी नहीं किया और उसे घूरने लगा। इसने अपनी एम्बर टायरेन ड्रैगन आंखों को सक्रिय कर दिया, जिससे प्राचीन मगरमच्छ का शरीर तुरंत वहीं जम गया। वूश। अगले ही पल हरे रंग की एक लता हवा में तेजी से आए और तुरंत ही कहीं अधिक शक्तिशाली प्राचीन मगरमच्छ की एक आंख को भेद गई। इसने उसके निचले जबड़े को छेद दिया। गर्जन। प्राचीन मगरमच्छ ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली। धुंध से अभी अभी निकली उसकी अभिमानी आकृति उससे पहले मौजूद प्राचीन वन आत्मा की तरह ही तुरंत मायावी हो गई। क्या आपका ये कदम वाकई इतना शक्तिशाली है? ये देखकर ये जुबान ने खुद को रोक नहीं पाया और उसने अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट के ठंडे, चिकने, 5 रंगों वाले एम्बर ड्रैगन शरीर को सहलाया, जो किसी स्टील की मशीन जैसा महसूस हो रहा था। उसका चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया था। वह अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट की एकल लक्ष्य नियंत्रण क्षमता की ताकत को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कदम दर कदम। 1 मिनट बाद एक प्राचीन वन आत्मा और एक विशालकाय प्राचीन मगरमच्छ एक साथ कोहरे से बाहर निकले। उन दोनों राक्षसों को देखकर ये जुबान का दिल थोड़ा सा हिल गया। सामान्य तौर पर जब अन्य छात्रों को तीसरी लहर का सामना करना पड़ता था, तो भले ही वे जीत न सकें, लेकिन अगर वे 1 मिनट से अधिक समय तक डटे रहते थे, तो वे 80 से अधिक अंकों की रेटिंग अर्जित कर सकते थे और पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। गर्जन। जैसे ही ये जुबान ये सोच रहा था, प्राचीन वन आत्मा और विशालकाय प्राचीन मगरमच्छ, जो अभी अभी कोहरे से निकले थे, का सामना अत्याचारी ड्रैगन जानवर की कान फाड़ देने वाली दहाड़ से हुआ। अत्याचारी ड्रैगन की दहाड़ के निवारक प्रभाव के तहत दोनों राक्षसों की चाल तुरंत सुस्त और धीमी हो गई। वूश वूश। तभी जियाओवान ने अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए उत्परिवर्तित हरे लकड़ी की बेल के 2 भाले हवा में फेंके, जो पलक झपकते ही उनके सामने आ गिरे। पलक झपकते ही दोनों राक्षस पिछले 2 द्वारपालों के पदचिन्हों पर चलने लगे। मुझे आश्चर्य है कि अगले स्तर का द्वारपाल कौन होगा। 3 स्तरों को जबरदस्त ताकत के साथ पार करने के बाद ये जुबान ने अपने चारों ओर फैले विशाल खाली स्थान को प्रत्याशा भरी निगाहों से देखा। अन्य छात्रों के अनुसार उनमें से अधिकांश को चौथे स्तर के द्वारपाल ने हरा दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पिरिट टैमिंग टॉवर द्वारा चौथे द्वारपाल की नियुक्ति बीस्टमास्टर द्वारा पिछले स्तरों में प्रदर्शित कमजोरियों के आधार पर की गई थी। यहां तक कि उससे ठीक पहले गई आंजू भी चौथे स्तर के द्वारपाल को हराने में असफल रही थी। वह इसे केवल 5वें स्तर तक ही खींच पाई थी। वह 5वें स्तर में 3 सेकंड तक टिकी रही और अंततः उसे 91 अंकों की रेटिंग मिली। अध्याय 50, रिकॉर्ड तोड़ना। ये जुबान जब ये सोच ही रही थी कि 1 और मिनट तेजी से बीत गया। जैसे ही 1 मिनट का निशान पूरा हुआ, दूर आसमान में फैली धुंध अचानक छटपटाने लगी। घने काले कोहरे से एक विशालकाय दानव बंदर प्रकट हुआ। उसकी गहरी आंखों में दोहरी पुतलियां थीं, उसके सिर पर 4 कान थे और उसके कंधों से 4 भुजाएं निकली हुई थीं। बूम। जैसे ही ये दानव बंदर बाहर निकला, अत्याचारी अजगर ने अपनी पुरानी चाल दोहराई। उसने अपनी सुनहरी अत्याचारी ड्रैगन जैसी आंखों से उस बंदर को गुस्से से घूरा।
गर्जन। हालांकि अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट की नेत्र तकनीक का सामना करते हुए 4 भुजाओं वाले दानव वानर ने बस अपनी मुट्ठियों से अपनी छाती पिटी और ये जुबान की ओर ऐसे दौड़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह आदमी, ये जुबान की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पहले मिली जानकारी के अनुसार स्पिरिट टैमिंग टॉवर का चौथा स्तर बीस्ट मास्टर के जानवरों द्वारा पिछले स्तरों में प्रदर्शित कमजोरियों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो फिर एम्बर टायरेन ड्रैगन बीस्ट का टायरेन ड्रैगन रोर भी शायद काम नहीं करेगा। ये जुबान का दिल उत्तेजित हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, अत्याचारी ड्रैगन जानवर, आमने सामने की लड़ाई के लिए आगे बढ़ो। उसकी धीमी चीख के बाद एम्बर टायरेन ड्रैगन बीस्ट ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे 4 भुजाओं वाले दानव वानर की ओर दौड़ पड़ा। वूश! उसी समय जियाओ वान ने छलांग लगाई और अत्याचारी ड्रैगन जानवर की पीठ पर उतर गई। उसकी निगाहें 4 भुजाओं वाले दानव वानर पर टिकी हुई थीं। वह हमला करने के सही मौके की तलाश में थी। बूम! 4 भुजाओं वाला दानव वानर और अत्याचारी अजगर दोनों ही अविश्वसनीय रूप से तेज थे। दोनों पक्षों के बीच जल्द ही झड़प हो गई। 4 भुजाओं वाले दानव वानर के पास अपार शक्ति थी। उसकी चारों भुजाएं विशाल हथौड़ों की तरह काम करती थीं। यह अत्याचारी ड्रैगन दानव के शरीर पर बार बार प्रहार करता रहा। अत्याचारी ड्रैगन दानव के शरीर से चिंगारियां निकलीं और पल भर में अनगिनत एम्बर के टुकड़े गिर पड़े। इसी बीच वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी अजगर जैसी पूंछ एक मोटी चाबुक की तरह आगे की ओर लहराई, जबकि उसके पंजे 4 भुजाओं वाले दानव वानर से भयंकर रूप से टकराए। इसके पंख भी लगातार फड़फड़ाते रहे। जब भी इसके हमले 4 भुजाओं वाले दानव वानर पर पड़ते थे तो वानर के चारों ओर छाई काली धुंध थोड़ी थोड़ी छंट जाती थी। वूश! अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट और 4 भुजाओं वाले दानव वानर के बीच कुछ सेकंड तक लड़ाई चलने के बाद जियाओ वान ने पलकें झपकाईं। उसने अपना हाथ हिलाया और एक रूपांतरित हरी लकड़ी की लता भेजी, जो एक आत्मा सर्प की तरह 4 भुजाओं वाले दानव वानर की ओर रेंगने लगी। विकृत हरी लकड़ी की बेल अविश्वसनीय गति से 4 भुजाओं वाले दानव वानर की 4 भुजाओं के बीच के अंतराल से फिसल गई और पलक झपकते ही कई बार उनके चारों ओर लिपट गई। कस लो! कुछ गड़बड़ महसूस करते ही 4 भुजाओं वाले दानव बंदर ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर उत्परिवर्तित हरी लकड़ी की बेल को उड़ाने की कोशिश की। लेकिन जियाओ वान एक कदम आगे थी। एक ही विचार में उसने पहले से ढीली पड़ी उत्परिवर्तित हरी लकड़ी की बेल को कस दिया, जिससे 4 भुजाओं वाले दानव वानर की चारों भुजाएं उसमें बंध गईं। गर्जन! अत्याचारी अजगर राक्षस ने उत्तेजना में दहाड़ मारी। 4 भुजाओं वाले दानव वानर को बंधा हुआ देखकर उसने तुरंत अपना शरीर उस पर पटक दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने अपने विशाल जबड़े खोले और वानर की गर्दन पर काट डाला। गर्जन! 4 भुजाओं वाले दानव वानर ने दर्द भरी चीख मारी। शाओ वान और अत्याचारी ड्रैगन जानवर के समन्वय से उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। ये जल्द ही पिछले संरक्षकों के पदचिह्नों पर चलने लगा। आखिरकार यह खत्म हो गया। ये देखकर ये जुबान ने भी राहत की सांस ली। ये 4 भुजाओं वाला दानव वानर अत्यंत शक्तिशाली था, विशेषकर इसलिए क्योंकि इसकी क्षमताएं अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट के खिलाफ काफी प्रभावी थीं। अगर यह अगले चरण तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने में कामयाब हो जाता तो ये जुबान को भी परेशानी होती। हालांकि इस स्तर को पार करने के बाद उसे कम से कम 90 अंक प्राप्त करने की गारंटी थी। इस तरह का मूल्यांकन उसके लिए विकास के संसाधन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जिससे अत्याचारी ड्रैगन जानवर तेजी से ब्लैक आयरन रैंक तक पहुंच सके। इसी बीच स्पिरिट टैमिंग टॉवर के बाहर ये जुबान द्वारा 4 भुजाओं वाले दानव वानर को हराने के कुछ ही समय बाद आत्मा को वश में करने वाले टावर से एक के बाद एक 2 आकृतियां निकलीं। ये दोनों शख्सियतें जू कैंचान और सोंग जिया के अलावा और कोई नहीं थीं। इनमें से सोंग जिया ने स्पिरिट टैमिंग टॉवर में 5 मिनट और 58 सेकंड तक टिककर 88 अंक अर्जित किए। जहां तक जू कैंचान की बात है, वह स्पिरिट टैमिंग टॉवर में पूरे 6 मिनट तक टिक पाया। उन्हें 90 अंक प्राप्त हुए। स्पिरिट टैमिंग टॉवर में प्रवेश कर चुके पूर्व छात्रों में से भी केवल लगभग 1 दर्जन ही 90 का स्कोर हासिल कर पाए थे। लेकिन जब वे दोनों स्पिरिट टैमिंग टॉवर से बाहर निकले और चारों ओर देखा, और जब उन्हें वह आकृति नहीं दिखी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, तो उनके चेहरे उदास हो गए। उनकी हालत बेहद भयावह लग रही थी। ऐसा लगता है कि वाइस डीन लिन को सचमुच एक प्रतिभाशाली छात्र मिल गया है। इसी बीच ये देखकर कि 6 मिनट बीत चुके थे और ये जुबान अभी भी स्पिरिट टैमिंग टॉवर से बाहर नहीं निकली थी, जू यूनियन ने लिन शिरपू की ओर देखा और प्रशंसा से टिप्पणी की। लिन शिरपू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे के भावों से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक बीस्ट मास्टर जो अप्रेंटिस रैंक पर 2 जानवरों को अनुबंधित कर सकता था, उस रैंक के दौरान अपने साथियों में सबसे मजबूत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक उन्नति के बाद आमतौर पर 2 और पशु वशीकरण बीज दोबारा प्राप्त करने की संभावना केवल 1/3 ही होती थी। ये गारंटी नहीं थी कि उन्हें हर रैंक अप के साथ 2 जानवर वश में करने वाले बीज मिलेंगे। इसलिए ये जुबान का स्पिरिट टैमिंग टॉवर में 6 मिनट तक टिके रहना उसे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करता था।
इसके अलावा स्पिरिट टैमिंग टॉवर का रिकॉर्ड रखने वाला किंग लेवल बीस्ट मास्टर वर्तमान 1000 क्रेन किंग भी वर्षों पहले टॉवर को चुनौती देते समय अप्रेंटिस रैंक पर था, और ये जुबान की तरह उसने भी प्रशिक्षु स्तर पर 2 जानवरों को अनुबंधित किया था। गर्जन। इस समय स्पिरिट टैमिंग टावर के अंदर ये जुबान द्वारा 4 भुजाओं वाले दानव वानर को मारने के कुछ ही समय बाद उमड़ता हुआ कोहरा एक बार फिर खुल गया। उसे आश्चर्य हुआ कि कोहरे से 3-4 भुजाओं वाले दानव एक साथ बाहर निकले। बकवास। तीनों 4 भुजाओं वाले दानव बंदरों को देखकर ये जुबान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ये 4 भुजाओं वाले दानव बंदर न केवल शक्तिशाली थे बल्कि उनमें ऐसी क्षमताएं भी थीं जो अत्याचारी ड्रैगन जानवर का मुकाबला कर सकती थीं। आमने सामने की लड़ाई में सामान्य अवस्था में अत्याचारी ड्रैगन जानवर के लिए एक 4 भुजाओं वाले दानव वानर को भी मार गिराना बेहद मुश्किल होता। अभी अभी शियाओ वान की मदद से ही इसने एक को जल्दी से मार गिराया था। कोहरे से एक साथ 3-4 भुजाओं वाले दानव बंदरों को निकलते देख ये जुबान तुरंत समझ गया कि उसे भी इस स्तर को पूरी तरह से पार करना मुश्किल लगेगा। इसी क्षण उन्हें यह भी एहसास हुआ कि स्पिरिट टैमिंग टॉवर में अन्य प्रतियोगी अधिकतम 6 मिनट और कुछ सेकंड से अधिक समय तक ही क्यों टिक पाते थे। धमाका। कोहरे से बाहर निकलते ही तीनों 4 भुजाओं वाले दानव बंदर तुरंत दहाड़ते हुए ये जुबान की ओर दौड़ पड़े। अत्याचारी ड्रैगन जानवर, पूरी ताकत से हमला करो। ये जुबान ने तीनों 4 भुजाओं वाले दानव बंदरों को ध्यान से देखा। गर्जन। अत्याचारी ड्रैगन ने धीमी सी गुर्राहट निकाली। उसकी आंखों के 5 रंग धीरे धीरे मिलकर लाल रंग की एक ही छाया बन गए। फिर ये लाल रंग तेजी से फैल गया। इसका पूरा शरीर लाल रोशनी की एक परत से ढका हुआ है। इसकी आभा अचानक तीव्र हो गई। ये चाल और कुछ नहीं बल्कि सीड बर्स्ट अवस्था थी जिसमें यह अपने एम्बर टायरन ड्रैगन बॉडी को पूरी तरह से उजागर करने के बाद प्रवेश करता है। सीड बर्स्ट अवस्था में टायरन ड्रैगन बीस्ट के सभी गुण थोड़े समय के लिए काफी बढ़ जाते हैं। अगले ही क्षण 3-4 भुजाओं वाले दानव बंदरों को आक्रमण करते देख अत्याचारी ड्रैगन जानवर दहाड़ा, अपने शक्तिशाली पिछले पैरों से जमीन से ऊपर उठा और अपने पंख फड़फड़ाए। अचानक 2 क्रॉस आकार के कृपाण ऊर्जा के वार निकले। वे अचानक से पकड़े गए 4 भुजाओं वाले दानव बंदरों में से एक पर उतरे, इसे बहुत दूर उड़ाते हुए। उन वारों ने 4 भुजाओं वाले दानव वानर के चारों ओर फैली अधिकांश काली धुंध को सीधे बुझा दिया। गरज। लेकिन उस एक हमले के बाद, इससे पहले कि अत्याचारी ड्रैगन जानवर दोबारा हमला कर पाता, अन्य 2-4 भुजाओं वाले दानव बंदर बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े। प्रत्येक ने अपनी चारों भुजाओं को लहराते हुए उससे भयंकर प्रहार किया। पल भर में पूरा इलाका लगातार तेज आवाजों से भर गया। युद्ध की भीषण आवाजें बार बार गूंज रही थीं। अत्याचारी अजगर राक्षस की आंखें खून जैसी लाल थीं और वह पूरी तरह से उन्माद की स्थिति में आ गया था। न केवल उसके 2 अजगरी पंजे और पूंछ, बल्कि उसके 2 जोड़ी नुकीले अजगरी पंख भी इस खूनी संघर्ष में शामिल हो गए। शियाओ वान अत्याचारी ड्रैगन बीस्ट के पीछे खड़ी थी, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह अत्याचारी ड्रैगन जानवर की चोटों को ठीक करने के लिए बार बार रिकवरी स्पेल का प्रयोग ही कर सकती थी। इसी बीच उसने नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत की। शियाओ वान, हमला करो। उत्परिवर्तित हरी लकड़ी की बेल का उपयोग करके 2-4 भुजाओं वाले दानव बंदरों के पैरों को एक साथ बांध दो। पीछे से एक क्षण के लिए अवलोकन करने के बाद और उस दूसरे 4 भुजाओं वाले दानव वानर को देखकर, जिसे अत्याचारी ड्रैगन जानवर ने हवा में उछाल दिया था, वह वापस उठकर हमला करने के लिए दौड़ा। ये जुबान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बोला, ठीक है। शियाओ वान ने जवाब दिया। तुरंत ही उसने एक उत्परिवर्तित हरी लकड़ी की बेल को संघनित कर दिया। एक हरे रंग के आध्यात्मिक सर्प की तरह ये चुपचाप जमीन पर रेंगता हुआ 2-4 भुजाओं वाले दानव बंदरों की ओर बढ़ा। क्या हो रहा है? 6 मिनट और 6 सेकंड हो चुके हैं। वह व्यक्ति अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? जब ये जुबान का 3-4 भुजाओं वाले दानव बंदरों के साथ युद्ध पूरे जोरों पर था, तब स्पिरिट टैमिंग टॉवर के बाहर इंतजार कर रहे कांगजोउ विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र समय बीतने के साथ साथ और अधिक चिंतित और उदास होते गए। कैंगजोउ विश्वविद्यालय में स्पिरिट टैमिंग टॉवर का रिकॉर्ड वर्तमान 1000 क्रेन किंग ने दशकों पहले तब स्थापित किया था जब वह प्रशिक्षु रैंक पर थे। वह समय ठीक 6 मिनट और 6 सेकंड था। अगर ये जुबान ने इस बार उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया तो उन्हें बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मज़ेदार लगी हो तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।